मैं जयपुर आ गया 22 नवंबर 2013 रातों रात भाग के आ गया, नॉट रेस्पेक्टिंग एट ऑल अ पर्सन जो 10-20 हजार रुपए कमा रहा है। 20,000 वाले को कोई पूछ ही नहीं रहा। मुझे बोला कि कृष्णा, इफ यू डू लाइक दैट आई विल स्पॉइल योर करियर। ऐसी और क्या बड़ी चीज है जो रियल एस्टेट में आने वाली है और आपको लगता है ये बहुत अच्छा जो है मार्केट को एनलार्ज कर देगी? या फिर और फैमिली आपके साथ हमेशा होती है, बट फैमिली कभी कभी वो चीज़ नहीं समझ सकती जो ये नेटवर्किंग ग्रुप्स वाली फैमिली समझती है। इन्वेस्टिंग इन SIPs और इन्वेस्टिंग इन लैंड्स, बिग बॉडीज, आपके हिसाब से क्या बेटर? मेन चीज मेन चीज मुझे मिली नहीं। तो क्या आप कस्टमर को प्रोफेशनली एंटरटेन कर सकते हो? बिकॉज मेरे जेब में 100 रुपए थे तो मेरे को तो 15 लाख बहुत बड़ा वैल्यू था। जो व्यूअर्स आपको नहीं जानते उनके लिए हु इज कृष्णा गुप्ता? Hi, this is Krishna Gupta. I am the CEO and founder of One Realty. I am an entrepreneur, so basically I work for bringing some change in whatever work I am doing. So we are into real estate right now. ओके, सो सर कैसे शुरू हुआ? एक तो property.com पे में आप थे, ठीक है, आपकी entrepreneurial journey, आपके पास jobs, how was the experience and what you are up to? How it started is a very amazing story. So I've been telling this story for a while now. So I basically I'm a civil engineer professionally. तो मैं 2013 में engineering pass out किया and I was working with Larsen & Toubro, and because being a civil engineer working in L&T was like dream for anyone in India. So I was working there and I was posted in Pali in Rajasthan luckily. तो मैं वहाँ पे काम कर रहा था and I was taking care of a bridge which was under construction that time. So I was structurally looking after that. तो वहाँ 3-4-5 महीने we have spent, और मेरे साथ एक प्रॉब्लम था कि आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट पीपल से। सो हमारी जो HR थी उसने इंडक्शन में बोला हमें कि आपको 11 महीने के लिए ट्रेनिंग करेंगे हम लोग, और 11 महीने में हम आपको 5 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ट्रेन करेंगे। और आई हैव बीन अ क्विक लर्नर, माई फैमिली, माई ब्रदर, माई सिस्टर, एवरीवन, वी वर ऑलवेज क्विक लर्नर्स। तो हमें वो बात जम गई थी कि 11 महीने में सारी ट्रेनिंग होनी है। एंड आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड कि आफ्टर 2-3-4 years मे बी आई स्टार्ट समथिंग इन कंस्ट्रक्शन। तो जब मैं वहाँ गया L&T के अंदर तो 6 महीने लगातार उन्होंने मुझे एक ही डिपार्टमेंट में रखा। सो आई ऑब्जेक्टेड अबाउट इट कि ऐसा तो नहीं होगा, मुझे आई वांट टू लर्न एवरीथिंग इन व्हाटएवर हैपेंस इनसाइड आउट इन अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो वो मेरी बात माने नहीं। एंड जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर थे, आई विल नॉट नेम हिम नाउ, बट देन वो बहुत ज़्यादा एरोगेंस हो गए थे मुझे लेके, और बहुत ज़्यादा मुझे बोला कि कृष्णा, इफ़ यू डू लाइक दैट आई विल स्पॉइल योर करियर। तो मैं बोला उनको कि करियर तो मेरा एक ही आदमी स्पॉइल कर सकता है और शायद मैं खुद हूँ। तो वो बात मुझे बहुत चुभ गई थी। बट हैविंग सेड दैट, उन्होंने क्या किया कि अगले दिन मुझे बुलाया और मुझे क्वालिटी डिपार्टमेंट में डाल दिया। इट्स अ डिपार्टमेंट इन कंस्ट्रक्शन। सो क्वालिटी डिपार्टमेंट में जब उन्होंने मुझे डाल दिया तो वहाँ पे मैं बैठा बैठा कुछ काम ही नहीं होता था, बिकॉज कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी लाइक L&T लाइक कंपनी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ की नहीं जाती, तो बहुत ज़्यादा ऑडिटिंग होती नहीं थी। तो बैठ के हम सारे दिन कंप्यूटर सर्व करते थे। और मैंने फिर वहाँ से शुरू किया कि मैं क्या करूँ अब आगे, बिकॉज मैं अब यहाँ बैठा नहीं रह सकता। तो आई स्टार्टेड सर्चिंग, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। एंड आई बेसिकली केम डाउन टू अ सिस्टम। आई बेसिकली स्टार्टेड सर्चिंग ऑन प्रॉपर्टी रिलेटेड मार्केटिंग बिकॉज इट वाज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन। सो उस टाइम पे ना बहुत सारे एप्स आते थे, जैसे क्विकर आपने सुना होगा, OLX आपने सुना होगा, प्रॉपर्टी सर्च पोर्टल्स आते थे, मैजिक ब्रिक्स एंड ऑल। तो उस टाइम पे बैंगलोर के अंदर यहाँ पे बैचलर अकोमोडेशन सिस्टम का बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था, क्योंकि बैचलर्स को अकोमोडेशन नहीं मिलता था। और जब मैं L&T में था तो मैं एक ऐप बनाने की सोचा जो बैचलर अकोमोडेशन सिस्टम को अकोमोडेट करते हैं। मतलब उसको डिजाइन किया मैंने कि हाउ अ बैचलर कैन गेट अकोमोडेटेड। लाइक फॉर एग्जांपल, जो कोटा लोग पढ़ने जा रहे हैं वो उनको अकोमोडेशन इजीली कैसे मिले। सो इट वाज एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल हॉस्टल्स एंड PGs एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं जयपुर आ गया 22 नवंबर 2013 रातों रात भाग के आ गया। मेरा कॉन्ट्रैक्ट था उनके साथ 2 साल का, तो मेरे को लगा कि वो पकड़ लेंगे। आई वॉज अ ब्राइट काइंड ऑफ एम्प्लॉय देयर ऑल्सो, तो दे नेवर वांटेड
basically to lose me, but they lost me because of one person maybe. तो मैं जब आया तो I started a company called ZillionAcres.com. It was my first startup, and I was incubated in the startup ecosystem of Rajasthan. So there's a government body also in Rajasthan जो startups को promote करती है. It's called Startup Oasis, अगर आपने कभी सुना है. तो मैं Startup Oasis में incubated था, और my startup was awarded the best startup of that time. मुझे इतने laurels मिले, इतने awards मिल गए, but एक चीज नहीं मिली, वो थी फंडिंग. मेन चीज. हाँ, तो मेन चीज मुझे मिली नहीं. तो इट वाज लाइक कि मैं जो भी थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा था नौकरी से, उससे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में आई गॉट अ स्कॉलरशिप, वहां भी मैं पैसे जोड़ के लाया था, तो वो सारे पैसे एग्जॉस्ट हो गए बाय देन. तो मैंने सोचा इस जिलियन एकर्स बैचलर अकोमोडेशन सिस्टम शायद थोड़ा कमर्शियल कम है, बिकॉज पेइंग कस्टमर जो है वो जो स्टूडेंट है वो खुद ही घूमता रहता है, तो पीजी वाले पैसे देते नहीं है, तो फंडिंग का स्कोप थोड़ा कमजोर लग रहा था. तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया, और मैंने ये सोचा कि क्या हम प्रॉपर्टी लिस्टिंग शुरू कर देते हैं. एंड दैट इज वेयर वन फाइन डे Quikr.com एक वेबसाइट होती है, तो थी, नाउ दे नॉट देयर एनी मोर, बट देन Quikr पे मैंने एक लिस्टिंग डाल दिया, और मैंने ऐसा लिख दिया कि 15 लाख रुपए का एक फ्लैट 2 BHK का अवेलेबल फॉर सेल है. सरप्राइजिंगली बता रहा हूं कि 10 मिनट के अंदर आई गॉट अ कॉल ऑफ माय फर्स्ट कस्टमर. हिज नेम इज विजय गुप्ता. तो विजय गुप्ता जी का मेरे पास फोन आया, उन्होंने बोला कि मुझे ये फ्लैट दिलाओ आप. मैंने कहा कि ये तो मेरे पास फ्लैट है ही नहीं, तो मैं दिलाऊं कहाँ से, बिकॉज इट वाज अ रैंडम पोस्टिंग व्हिच आई डिड जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ Quikr वर्क्स. तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मुझे तो चाहिए. आई थॉट कि चलो लेट्स वर्क इट आउट कि पूरा प्रॉपर्टी बाइंग प्रोसेस कैसे होता है. तो मैंने रिवर्स सर्च किया, और मैंने देखा कि 15 लाख में 2 BHK फ्लैट कौन सा अवेलेबल है जयपुर में, और वही दिखा दूंगा इनको ले जाके. तो मैं जब रिवर्स सर्च किया तो देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल 2 BHK अवेलेबल इन 15 लाख एट दैट टाइम इन 2013 जयपुर में. आज तो बहुत अवेलेबल है, बट उस टाइम पे एक भी अवेलेबल नहीं था. The closest I could go was 16.5 lakh rupees 2 BHK. So एक जयपुर के डेवलपर है, उनका बहुत कोई अंदर जाके बिल्कुल ही ऐसी लोकेशन जहाँ पे मतलब यू कैन नॉट लिव, वहां पे इन्होंने एक अपार्टमेंट बनाया हुआ था, और उसका वैल्यू था 16.5 लाख. आई वेंट देयर, मैंने उनसे उस प्रॉपर्टी को देखा, मैंने कहा ये तो मैं तो नहीं खरीदूंगा. तो बट विजय गुप्ता वाज कॉन्स्टेंटली चेजिंग मी कि मुझे दिलाओ. I don't know for what purpose he wanted to take that apartment, but he wanted to. So I took him to the site visit. I had a WagonR that time. So my father told me कि business करना है तो गाड़ी तो चाहिए, and two-wheeler was not allowed because one of my brother met with an accident and expired because of that. So हमारे allowed नहीं था. तो apparently गरीबी में भी I had WagonR. तो मैं उसको लेके गया अपने साथ, और उसको वो फ्लैट दिखाया, और बिलीव करना श्रेष्ठ, मैं नीचे उतरा और मैं उनको बोला सर आप मत लो इसको, मतलब आई हैड द कॉन्शियस, मैंने मत लो इसको. आप बोले क्यों? मैंने कहा सर ये इट्स नॉट वैल्यू, मतलब इट्स नॉट वैल्यू फॉर मनी. 16.5 लाख रुपीज अ बिग प्राइस. ही सेड मैं तो 15 बोला था. आई सेड व्हाटएवर सर, 15 इज आल्सो अ बिग वैल्यू. फॉर मी इट वाज बिग दैट टाइम, बिकॉज मेरे जेब में 100 रुपए थे, तो मेरे को तो 15 लाख बहुत बड़ा वैल्यू था. तो मैं उनको दिखाने लेके गया फ्लैट, उन्होंने पसंद कर लिया, एंड ही केम आउट. हम उनके घर गए, उनको ड्रॉप किया. उन्होंने बोला कृष्णा हमें ये फ्लैट लेना है और 13.5 लाख रुपए में लेंगे. तो बिफोर दैट मैं वर्क कर चुका था. आई हैड अ टॉक विद द डेवलपर कि सर 15 लाख का कोई ग्राहक है तो अगर आप दो तो मैं उसको दिखा दूं, अदरवाइज कोई बात नहीं. ही सेड कि हाँ दिखाओ. तो आई अंडरस्टूड कि दे देगा. बट नाउ विजय गुप्ता सेड 13.5 लाख, तो इट वाज अ क्वेश्चन टू मी. तो 13.5 लाख रुपए मैंने बोला फोन करके. वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तरुण नाम है उनका. ही इज नाउ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. सो तरुण को मैंने फोन किया कि सर 13.5 लाख रुपए में बोल रहा है ग्राहक. तो ही सेड कि चलो ठीक है, एक बार आप चेक तो लाओ. मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, 16.5 का 13.5 हो गया. तो मैंने ऐसे पता नहीं रैंडमली उससे पूछ लिया कि सर मेरे को क्या मिलेगा, व्हाट विल आई गेट. तो ही सेड कि 3% कमीशन. सो 3% कमीशन वाज लाइक 40,500 रुपीज. तो मैंने कहा यार 6 महीने हो गए, 100 रुपया कमाया नहीं, और कल एक पोस्टिंग करी है और आज 40,500 रुपये मिल रहे हैं. इससे बढ़िया तो कोई धंधा ही नहीं है.
मेरे साथ मेरा एक दोस्त काम करता था, मैं चेक लेके गया, फ्लैट बिक गया, whatever happened, लोन हो गया, आई एक्सपीरियंस की लोन कैसे होना है, रजिस्ट्रेशन कैसे होना है, वो मेरा एक्सपीरियंस हो गया। बट उस दिन मेरे को पता नहीं ऐसे बल्ब जला और मैंने बोला कि कृष्णा मैं वापस आया, आई हैड अ वेरी 300-400 स्क्वायर फीट ऑफिस विदाउट फैंस, पोछा भी खुद लगाते थे और एसी वेसी तो था ही नहीं, सोचा ही नहीं था एसी कहाँ से लाएंगे, बिकॉज थोड़ा ऐसा था कि यार जैसे स्टार्टअप में लोग स्ट्रगल करते हैं तो पापा से पैसे नहीं लेने हैं। अच्छा पापा के पास बहुत ज्यादा थे भी नहीं, कोई 1-2 लाख ले लो तो अलग बात है, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ लेंगे, बट ऐसा नहीं था कि 50 लाख मांग लोगे तो ही हैड नो मनी। तो वो खुद स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम पे। तो मैं गया, मेरा दोस्त था सिद्धार्थ जो मेरे साथ उस ऑफिस को शेयर करता था, उसकी एक मैगजीन आया करती थी बुल्स आई मैग के नाम से, वो उसको चलाता था और मैं जिलियन एकर्स चलाता था। तो आई केम टू सिद्धार्थ, मैंने कहा सिद्धार्थ आई वांट टू चेंज द नेम ऑफ जिलियन एकर्स। तो ही सेड क्यों? मैंने कहा यार आई एम टू अटैच्ड विद दिस बिकॉज इट इज माय फर्स्ट स्टार्टअप एंड इट हैज फेल्ड, और मुझे थोड़ा सा डिफरेंट मेरे को दिमाग में लग रहा है, ये ब्रोकरेज का काम करूंगा, मतलब फ्लैट बेचूंगा, कमीशन लूंगा, मजे आ रहे हैं, एक दिन में 40,000। वो बोला यार कृष्णा बहुत बढ़िया धंधा है, तो ही वाज आल्सो लाइक दैट, वो भी मेरे जैसा ही था, पैसे कमाता नहीं था। तो फ्रॉम अर्निंग अ सैलरी, स्टेबल जॉब एंड डूइंग 6 months के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, और यू नो इवन टू हैव द पिटीज, एक कॉकटेल पीना है तो बड़ा सोच रहे हैं कि यार कैसे लाएंगे पैसे, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। और बिकॉज आप कॉलेज अगर आपका जयपुर से नहीं होता तो आपके फ्रेंड्स भी नहीं होते, क्योंकि मेजरली आप फ्रेंड्स कॉलेज में बनाते हो, और मैं वेलोर से पढ़ा हूँ, तो वेलोर के सारे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेजरली बैंगलोर, हैदराबाद या चेन्नई सेटल्ड हैं। तो सिद्धार्थ वाज द ओनली वन हु वाज विद मी एंड ही वांटेड टू डू अ स्टार्टअप हिमसेल्फ। तो फिर हम सोचे नाम चेंज करते हैं। तो अब क्योंकि स्टार्टअप्स उस टाइम पे इतना अजीब कल्चर था कि जो थोड़ा बहुत भी एंथुजियास्टिक होता था वो स्टार्टअप करना चाहता था। तो मैंने कहा .com तो चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप करना है तो .in से काम नहीं चलेगा, .com ही चाहिए। तो सोचे नाम सोचते हैं, तो हम सोचा नाम सोचो, हमने कम से कम 2000 नाम की लिस्ट बनाई, किसी का .com अवेलेबल नहीं था, हम एग्जॉस्ट हो गए, 3-4 दिन थक गए एंड फाइनली हमने सोचा प्रॉपर्टीज के रिलेटेड काम कर रहे हैं तो प्रॉप नाम तो रखेंगे ही रखेंगे। तो प्रॉप हमने नाम रखा एंड सिद्धार्थ वाज अ फुटबॉल एंथुसियास्ट। उस टाइम पे एक प्लेयर हुआ करता था, अर्जेंटीना का था शायद, आई डोंट रिमेम्बर, बट उसका नाम था टेरी। तो ही सेड कि ऐसा करते हैं ना कृष्णा, प्रॉप टेरी रख देते हैं। सो दैट इज हाउ द नेम केम अप। सो वो सिद्धार्थ हैड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू इट्स, तो हम टुवर्ड्स इट। तो propterry.com was the name of my second startup, which was a successful startup. हमने सोचा अब क्या करें, हमने एक डेवलपर के पास गए, 23 साल का था मैं, तो आई वाज लाइक टू यंग। तो मैं उसके पास गया और उसके जीएम से बात की, अभिषेक नाम है उनका। तो उनको बोला कि आई वांट टू सेल योर प्रॉपर्टी, बिकॉज सेकंड सबसे सस्ती प्रॉपर्टी उसी की थी 20 लाख की, और मेरे दिमाग में इंप्रेशन था कि यार 20 लाख का माल तो बिक ही जाएगा। तो मैं उसके पास गया, उसने बोला कि हैव यू इवन सीन माय प्रॉपर्टी? आई सेड नो, आई हैव सीन इट ऑन गूगल। बोलते कि नहीं आपने लाइव देखा है क्या? मैंने कहा नहीं, पुरानी चुंगी से वो 15 किलोमीटर है। तो मैंने कहा हाँ तो क्या हो गया, मतलब बिक जाएगा, आप तो पैसे बताओ कितने दोगे, मुद्दे की बात करो, बनिया हूं मैं। तो मैंने कहा आप ये बताओ पैसे कितने दोगे? तो वो बोला कि 3% कमीशन। मैंने कहा सर 3 में तो काम नहीं चलेगा, अगर मैं 10 बेचूं तो कहते हैं 5%। तो मैंने कहा आई वांट टू मीट योर डायरेक्टर और एमडी और सीईओ वगैरह। बोलते कि वो नहीं मिलते जी, वो 5 के बाद मिलते हैं। मैंने कहा यार ये बड़ी एटीट्यूड है भाई। सो आई वेंट बैक, पापा के पास गया, पापा को बोला पापा मुझे पैसे चाहिए। तो ये साइड की कितने चाहिए? मैंने कहा पापा 80,000 चाहिए। उस टाइम पे एक और वेबसाइट आया करती थी, उसका नाम था commonfloor.com। हाँ, मैजिक और 99 तो औकात में नहीं थे मेरे, मतलब खरीद ही नहीं पाते थे। कॉमन फ्लोर का जो राजस्थान हेड था, दीपक नाम था उसका, ही बिकेम अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो एक दिन शाम को हम लोग बैठे थे, तो मैंने उसको बोला यार कि तू मुझे हेल्प कर इसको करने में। तो मैंने चूंकि पापा से 80,000 रुपये मांगे थे, तो ही टोल्ड मी द पैकेज इज 80,000 रुपये का। मैंने कहा पूरे के पूरे इसको दे दूंगा तो क्या करूंगा? तो मैं थोड़ा बनिया बुद्धि लगाया, मैंने बोला भाई तू आधे आधे पैसे ले ले, आधे अभी ले ले, आधे 3 महीने बाद ले लेना। तो वो बोले कि ठीक है। तो 40,000 रुपये मैंने उसको दे दिए। These were the packages of मार्केटिंग, जिससे मैं उस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करता। तो उसको मैंने 40,000 रुपये दिए, ही स्टार्टेड माय अकाउंट,
और 40,000 मैंने इन्वेस्ट किए, मेरा पेट्रोल आना जाना, प्रोजेक्ट दिखाना उसमें। तो उस बिल्डर का जब मैं माल बेचने लगा तो मैंने 1 महीने के अंदर 6 फ्लैट बेच दिए, और 20-21-22 लाख के फ्लैट थे, 5% कमीशन कर दिया था उसने। तो मैंने सोचा 5 लाख रुपए हुए 1 महीने में। मैं डेवलपर के पास गया, मैंने कहा कि जी मेरे को पैसे चाहिए। तो बोला कि जो ऐसे ऐसे मिलेंगे पैसे ना, तो कस्टमर के पैसे आएंगे, रजिस्ट्री होगी एंड XYZ, मतलब ट्रांजैक्शन पूरी करो फिर पैसे लो। मैंने कहा जी वो मार्केटिंग के पैसे कौन देगा 80,000? मैंने कहा यार बात तो करें। तो आई वॉज थोड़ा बनिया था, तो थोड़ा इंटेलिजेंट था कि यार कहाँ क्या बोलना है, और मुझे उसकी बातों से पता लग गया था कि इसका बिल्कुल नहीं बिक रहा तो अब ये मेरे हिसाब से करेगा काम। तो मैंने बोला कि 80,000 रुपये भी देने पड़ेंगे। बोला हाँ ठीक है, आप 10 फ्लैट हो जाएंगे तो दे देंगे। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने को तो रिकवर करना था अपना लॉस। तो उस डेवलपर का पिछले 1 साल में 5 फ्लैट नहीं बिका, और हमने 1 महीने में 5 फ्लैट बेचा। तो हम तो उनके लिए राजा थे। तो ही स्टार्टेड ट्रीटिंग अस लाइक एन एंजल, कि भाई ये कहाँ से आया है। एंड ट्रस्ट मी, इट वाज ऑल एनर्जी। ऐसा नहीं था, प्रोडक्ट वही था, लोग लगे हुए थे, बट हमारी एक नई एनर्जी थी, बिकॉज इट वाज फर्स्ट थिंग, और पैसे आते दिख रहे थे, और हम 6-8 महीने बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि बिल्कुल कंगाल हो गए थे। तो वो जो एनर्जी थी ना, दैट हेल्प मी टू बेसिकली डू समथिंग। और शायद कहीं ना कहीं डेस्टिनी भी थी जो चाहती थी कि मैं इसी इंडस्ट्री में शायद आगे बढ़ जाऊं। तो मैं जो करता जा रहा था, मेरे साथ अच्छा होता जा रहा था, फ्लैट बिकते जा रहे थे। आफ्टर दैट आई सेलेक्टेड वन मोर डेवलपर, देन वन मोर डेवलपर, एंड टिल 2017 मैंने मेरे हिसाब से 1000 से ज्यादा अपार्टमेंट, फ्लैट, प्लॉट, XYZ बेच दिए होंगे लोगों के। तो अब आप सोचोगे कि यार इतना बढ़िया चल रहा था तेरी दुकान, तो ये क्यों बंद किया? फिर क्या हुआ कि 2017 में जितने भी डेवलपर्स थे, रिसेशन का टाइम था, तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज थे डेवलपर्स के, और बिकॉज ऑफ दैट ना तो वो डिलीवरी सही कर पा रहे थे, ना वो कस्टमर खुश था, ना मैं खुश था, बिकॉज मेरे को भी पैसे नहीं मिल पा रहे थे। तो आई थॉट कि यार कृष्णा ऐसे नहीं होगा, इफ यू वांट टू रियली डू सम चेंज। मेरे अंदर प्रॉब्लम था, चुल था कि भाई तेरे को ये कुछ डिफरेंटली करना है चीज़ों को। तो मैंने सोचा कि यार कृष्णा अपन खुद शुरू करते हैं। वो भी बड़ी अच्छी कहानी थी, क्योंकि ऐसा सोचा नहीं था कि एकदम से इतनी जल्दी हो जाएगा, कि अभी सोचा था 1 महीने पहले, और अभी 1 महीने पहले अपॉर्चुनिटी आ गई। तो वन ऑफ माई फ्रेंड, वो मेरे को एक दिन एक प्लॉट दिखाने लेके गया। आई हैड अ टीम ऑफ 40 पीपल। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम था कि तनख्वाह कैसे आएगी, और ब्रोकरेज बिजनेस ऐसा होता है कि रोज कमाना है, रोज खाना है। ऐसा नहीं था कि आपके पास लेगेसी है और या आपका कुछ बढ़ रहा है। प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी तो पैसे बढ़ रहे हैं, बट अगर ह्यूमन रिसोर्स में तनख्वाह जा रही है तो वेस्ट ही जा रही है। तो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था। तो एक दोस्त मुझे बोला कि ये कृष्णा, ये प्लॉट ले लेता हूँ मैं और इस पर बना देता हूँ और तू बेच ले। तो सोचा कि ठीक है यार, 1-2 करोड़ रुपए मिलेंगे, बेचूंगा तो यही काम कर लेता हूँ। तो ये सेट की, अब वो मुझे रोज गोली देने लगा कि मैं आज आ रहा हूँ, मैं कल आ रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टर से, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो आई वॉज लाइक ड्रेनिंग, बिकॉज 40 लोगों की तनख्वाह वॉज अराउंड 10-12 लाख रुपया, और पैसे पहले ही ब्लॉक थे सारे मार्केट में, कोई दे ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा यार कृष्णा ऐसे तो होगा नहीं। तो वन फाइंड एक डेवलपर से मिलने गया, और जिसका वो प्लॉट था, मैंने बोला यार आपने ये प्लॉट बेच दिया। मेरा एक दोस्त था, वो आपसे लेना चाहता था, बिकॉज वो मेरे दोस्त ने एक दिन पहले हाँ मुझे बोल दिया था ये बात कि वो बिक गया प्लॉट। मैंने कहा ये बेच दिया, अदरवाइज मेरे पास काम होता, मेरे पास काम ही नहीं है। एंड ही इंस्टेंटली सेड कि मैंने तो बेचा ही नहीं, तो मेरे पास ही है। तो आई वाज लाइक यार पीपल प्ले गेम्स। तो मैं स्टिल आई वाज 27 ओनली, तो ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा एज गेन कर चुका था। तो आई वाज टेकिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ हाउ टू हैंडल पीपल। तो 27 साल फिर उसके पास मैं गया डेवलपर के पास, और मैंने पता नहीं उस दिन की जो मीटिंग थी हमारी, उसको मैंने बोल दिया कि आई वांट टू बाय दिस प्लॉट। बिलीव करना, मेरे बैंक में 5 लाख रुपए नहीं थे, मैं बस उसको बोल आया। एंड आई केम बैक होम। मैं पापा को बोला कि पापा हम खुद बिल्डर बनेंगे। तो पापा बोले कि ही वाज शॉक्ड कि क्या सोचा तूने। ही वाज हैप्पी आल्सो मीनवाइल, बिकॉज हमारे ये था कि बनिया है, ब्रोकरेज का धंधा करते हैं, इसकी शादी नहीं होगी। तो मेरे पापा मुझे रोज बोलते थे कि आटा बना ले, चाय बना ले, दाल पैक करके बेच, मसाले बेच। और मैं बोलता था पापा मैं इतना 20-30-40-50 लाख का माल बेचता हूँ, मेरे से ये 50 रुपए का बिकेगा ही नहीं। मतलब टेंडेंसी नहीं थी मेरी। और मैं 4 साल इन्वेस्ट करके आया था। आई लर्न मार्केटिंग, आई लर्न डिजिटल। तो मेरे को लगा कि नहीं यार कृष्णा, आई कैन नॉट डू दिस।
बोले कि ये कैसे सोचा तूने? ही वॉज स्लाइटली हैप्पी बट स्लाइटली वॉज ऑल्सो वेरी कॉन्शियस अबाउट द फैक्ट कि यार ये करेगा कैसे, बिकॉज पैसे तो थे ही नहीं. आई सेड कि बाबा 50 लाख रुपए दे दो बस मुझे. एंड मीनवाइल हमारा एक प्रोजेक्ट था, पापा का एक प्रोजेक्ट था. ही वाज इनटू कॉन्ट्रैक्ट मतलब ही वाज अ कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली. तो वहां से कुछ 50 लाख रुपए उनके पास आए होंगे. 50 लाख रुपए दो, वील बाय दिस लैंड. द लैंड कॉस्ट वाज 3 करोड़ रुपीज. मेरे पास 50 लाख रुपए थे. मैं लैंड बिल्डर के पास गया. मैंने बोला सर देखो, आई कैन ओनली पे यू 50 लाख रुपीज अप फ्रंट एंड बाकी के पैसे आई कैन गिव यू इन 9 months. अब उस टाइम पे रिसेशन था तो लक अच्छा था, उसका वो प्लॉट बिक नहीं रहा था. तो बट और वो सपोर्ट कहीं ना कहीं मेरे को सब लोग जानते हैं कि मैं किस तरह से काम करता आया हूँ. तो उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया कि ठीक है, मतलब आई कैन डू दैट. ही ट्रस्टेड मी बेसिकली. ही गॉट द रजिस्ट्रेशन डन इन 50 लाख रुपीज. मेरे को एक पेमेंट और करना था उसको 1 करोड़ रुपए का. तो आई जस्ट वेंट टू वन ऑफ माई फर्स्ट पार्टनर एंड द ओनली पार्टनर आई हैव इन माई लाइफ. तो उनके पास गया. मैंने उनको बोला कि once he told me कि कृष्णा whenever you think of becoming a developer I should be the first person to call. I just went, जैसे मैं अभी आके बैठा और मैंने बोला भैया एक प्रोजेक्ट आया है and I want you to be my partner. क्या चाहता है? मैंने कहा I need 4 करोड़ रुपीस का फंडिंग. He said कि okay done. In a span of 60 seconds. उसने मेरे से कुछ नहीं पूछा क्या प्रॉफिट आएगा, क्या प्लॉट है, क्या करोगे. He said okay. And he transferred 50 lakh rupees in the morning. तो आई अगेन पेड दैट 50 लाख रुपीज टू द डेवलपर जिससे हमने प्लॉट खरीदा. वी गॉट अ पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड. ही वाज 33% स्टेक होल्डर इन दैट कंपनी. मी एंड माय फादर वर द रेस्ट 67%. माय फादर स्टॉप्ड डूइंग कंस्ट्रक्शन बिकॉज आई टोल्ड हिम कि मेरे को कंस्ट्रक्शन करना नहीं है, बिकॉज इट हैज गवर्नमेंट से रिलेटेड काम मुझे नहीं करना, बिकॉज मेरे से वो प्लीजिंग वाला काम हो नहीं पाता कि मैं जी हुजूरी करूँ. और तो मेरा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक नेचर है, या आप कह सकते हो कि हाई हेडेड है थोड़ा सा मेरा दिमाग. तो मैंने कहा मेरे से ये काम होगा नहीं. तो पापा ऑल्सो सेड कि अब मैं क्या करूँगा इसको कंटिन्यू करके, बिकॉज तू नहीं करेगा तो फिर ये बिजनेस कंटिन्यू करने का फायदा नहीं है. सो ही ऑल्सो ज्वाइंड इन वन रियल्टी. सो ही होल्ड्स द पोजीशन ऑफ चेयरमैन देयर नाउ. और वो पूरा कंस्ट्रक्शन लुक आफ्टर करता है एंड आई लुक आफ्टर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. एंड इन 2017 जून वी स्टार्टेड वन रियल्टी. आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट गॉट लेड इन, मतलब उसका भूमि पूजन हुआ था 10th of December 2017. It's been 7 years now. We have delivered 7 projects out of 8. Our 8th project by the name of the Sky Bungalows is undergoing right now. वो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है and that project is basically has shaken the city because वो प्रोजेक्ट जब जिस थॉट से आया था वो बहुत अनपैरेलल्ड सोच था. तो इट इज़ बीन एक्सेप्टेड वाइडली. बहुत मज़ा आ रहा है हमें उस सेगमेंट में काम करने का. और वी नेवर थॉट कि हम इतनी जल्दी इतने हाई वैल्यू सेगमेंट में जाएंगे या HNI सेगमेंट में जाएंगे. सो वी अटेम्प्टेड टू डू लग्जरी प्रोजेक्ट्स एंड नाउ वी आर कमिंग अप विद अनदर वन. सो बाय 2024 we'll be having 9 projects in our palette, 9 minimum. We are trying for 10. तो this is how One Realty has started. तो फिर अच्छा चलता रहा. बहुत अप्स एंड डाउन्स आए. बीच में कोविड था, आंसू निकल गए थे, मतलब तनख्वाह नहीं दे पा रहे थे, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ. तो बट ठीक है. बट आई थिंक दोज आर द लर्निंग्स. द बेस्ट पार्ट अबाउट कृष्णा गुप्ता एंड वन रियल्टी इज कि हम है ना मंदी की पैदाइश है. मतलब हम पैदा ही है ना बिल्कुल कर्जे में, मंदी में. जब हर आदमी कर्जे में डूबा था तब हम लोग पैदा हुए थे. तो हमने कभी अच्छा समय देखा नहीं था. जैसे सब लोग कहते थे हमें कि रियल एस्टेट का तो सुनहरा समय चला गया, तो मैंने कभी वो अच्छा समय देखा नहीं था, बस सुना ही था. तो मेरे लिए तो वो जो मैं करके आया हूँ उस समय में जब मुझे सब लोग ढूंढ रहे हैं कि कौन कृष्णा गुप्ता है, कौन प्रॉपर्टी है, तो मेरे लिए तो वही गोल्डन टाइम था मेरा, जो सबके लिए खराब था शायद. एंड दैट इज हाउ हम बहुत पक्के हो गए. मतलब हमें डर नहीं लगता. हमारी कंपनी बिल्कुल डरपोक नहीं है. मतलब हमें ऐसा नहीं लगता कि यार ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा. बिकॉज आई स्टार्टेड दिस कंपनी विद 80,000 रुपीज लोन फ्रॉम माई फादर. I started One Realty with 50 lakh rupees loan from my father. It has been repaid to them within 1 year. तो मेरे पे कोई लोन नहीं है, मेरे पे कोई फंडिंग नहीं है, मेरे पे कोई बैंक का कर्जा नहीं है. तो आई वॉज वेरी क्लियर कि यार मैंने तो सब कुछ यहीं बनाया ना, तो डरते हैं ही नहीं. एंड माई टीम इज वेरी वेल अवेयर कि ये आदमी झाड़ू भी खुद मार के आया है. आज से 10 साल पहले पोछा भी खुद लगाता था, ठीक है, पंखे के बिना रहता था,
हमें तो फिर भी एसी देता है। और तो इसको ये बात पता है सबको कि हर डिपार्टमेंट का एक एक कोना 0 से 100 इसको पता है। तो मेरे से कोई भी वो झोलझाल नहीं करता। दे नो कि मेरे को अगर मेरे से गलती हो गई तो तू सच बोल, कोई बात नहीं, गलती होना अलाउड है, झूठ बोलना अलाउड नहीं है। तो दैट इज हाउ वी रन द ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर अ गुड 50 people company right now. I try to keep the team very less in number of quantity. हमारे पास क्वालिटी लोग हैं, हमारे साथ खुद अटैच्ड बहुत सारे लोग हैं। बहुत अच्छे लोग हमारे पास थे जो चले गए, दे मूव्ड ऑन, बट वी आर लकी कि वो उस टाइम पे हमारे साथ थे, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम जो है वो हैं। अभी क्या चल रहा है? वन रियलिटी इज अप टू व्हाट, लाइक विजन क्या है मेन, कि हमको जयपुर में ये चेंज करना है या फिर समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी? रियल एस्टेट स्केल बिजनेस नहीं बोल सकते हैं श्रेष्ठ। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि मैं पूरे इंडिया में चला जाऊंगा। अगर मैं केवल जयपुर में भी कुछ बदलाव ला पाया ना रियल एस्टेट में रह के, तो आई वुड फील लकी ऑल्सो एट द सेम टाइम, एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी ऑल्सो। तो अभी तो मेरा विजन क्लियर है कि मैं कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर करना चाहता हूँ जो जयपुर ने कभी देखे नहीं है। और देर आर मतलब काउंट भी नहीं है, मतलब एक फिंगर भी नहीं कर सकते तो इस पर तुम हाथ रख के बोलो कि ये डेवलपर है। तो जयपुर के अंदर डेवलपर माइंडसेट बहुत कम लोगों के पास है, इक्का दुक्का लोगों के पास। बाकी सब लोग इसको ट्रेडिंग बिजनेस की तरह काम करते हैं। होम बाइंग है ना श्रेष्ठ, बहुत इमोशनल है। जब भी घर खरीदते हैं ना तो आप अपने पूरे जीवन का पैसा लगा देते हो उसमें। और मेरा ऐसा, मैंने भी गलतियां की हैं, ऐसा नहीं है मैंने नहीं की है, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों करूंगा ऐसा। मेरे पास भगवान ने जो मुझे दिया है ना वो बहुत इनफ है, मतलब एक्सट्रीमली इनफ है। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं 300 करोड़ 400 करोड़ के प्रोजेक्ट कर रहा हूँगा, मेरे पे एक लोन नहीं है। मैंने ठीक ठाक कमाई करी है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि मैं नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ समबडीज पेन। तो अब नहीं करता हूँ ऐसा। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट हेल्पिंग पीपल टू फाइंड देयर हाउस एंड मे बी टेलिंग देम और मे बी मेकिंग समथिंग विच आई लव, कि मैं अगर इस घर में रहता तो शायद मुझे ये चाहिए होता। तो बहुत बारीकी से देखते हैं। माई टीम इज ऑल्सो मतलब एज अ विजन इट इज वेरी क्लियर कि वी वांट टू बिल्ड ग्रेट हाउसेस, चाहे क्वांटिटी में कम हो। हम 100 बनाएंगे साल के, बट वो 100 के 100 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होम्स होने चाहिए। एंड इन द नेक्स्ट 10 years हम 100% नंबर 1 होंगे जयपुर में, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वांटम में भी, बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी 100% नंबर 1 होंगे। मैं भी समझता हूँ कि कमिंग टू दिस प्रॉपर्टी बाइंग इन इंडिया वाली चीज़, इट्स नॉट जस्ट अ नंबर गेम। यहाँ पे ना इमोशन जुड़े होते हैं बहुत ज़्यादा लोगों के। सेम विद द कार्स, बट उससे भी अच्छी प्रॉपर्टी है लैंड हुआ या कोई फ्लैट हुआ। उसमें कोई भी इंसान इन्वेस्ट करेगा ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ें देखता है कि यार मेरी पूरी तो जमा पूंजी लगी है इस चीज़ में और इसको लिक्विड में कर नहीं सकता। ठीक है, वो बहुत कम लोग होते हैं जो उस तरीके से सोचते हैं। बट इस चीज़ को मैं पूछना चाहता हूँ, आप कैसे बैलेंस आउट करते हो? बिकॉज कभी कभी ना हम जो काम करते हैं उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, राइट? तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी रही है जिससे आप अटैच हो गए, है ना? और आप क्या सलाह दोगे उन लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी से, या फिर उसी माइंडसेट के साथ उस चीज़ को खरीदते या बेचते हैं? इसका कोई वे आउट नहीं है, ये हो गई। अगर मुकेश अंबानी ने भी जब अपना घर बनाया ना तो ही वॉज वेरी पोजेसिव अबाउट इट। तो इसका कोई इलाज नहीं है। मेरा घर के लिए मैं बहुत अटैच्ड हूँ। यस, मैं अब प्रोजेक्ट्स को लेके इमोशनल नहीं हूँ इन टर्म्स ऑफ सेल्स ऑफ इट और ओनरशिप ऑफ इट, बिकॉज मेरा धंधा हो गया है। मेरे को कई लोग बोलते हैं, मेरे चाचा ताऊ कजन, वो मुझे फोन करके पूछते हैं कि तू ये प्लॉट तू ले ले, ये प्लॉट तू रख ले, तू उस टाइम पे रख लेता तो 20,000 का भाव था, अभी 50 का हो गया, तूने बेच दिया। तो आई सेड कि दिस माय बिजनेस, इफ आई विल वांट टू टेक ऑल द बेनिफिट ऑफ द मार्केट, व्हाट विल माय कस्टमर डू? और कस्टमर इमोशंस नहीं छोड़ सकता होम बाइंग में, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर होम बाइंग इमोशनलेस हो गई ना तो फिर हमारा धंधा ही खत्म हो जाएगा। सो बिकॉज इमोशन है इसलिए हमारा धंधा है। बट यस, मेरा बस एक छोटा सा सलाह उन लोगों को है जो ये धंधा करते हैं, जो इस बिजनेस में है, कि आप उनके बारे में सोचो। और कंज्यूमर को क्या सोचना चाहिए, इमोशंस के साथ साथ थोड़ा सेंसिबल होना पड़ेगा इन द टर्म्स ऑफ कि वो किससे खरीद रहे हैं। देखो क्या होता है ना कि आप नए बंदे से खरीदो, आप स्विगी में पहली बार ऑर्डर किए कोई दिक्कत नहीं है,
बट एटलीस्ट यू न्यू द इंटेंट कि यार इसका इंटेंट है कि मुझे टाइम पे खाना खिलाएगा। अभी ये मत देखो कौन नया है कौन पुराना है, यू कैन गिव चांस टू गुड पीपल। मेरे से भी बाद में लोग आए होंगे, तो नॉट दैट आई नो ऑफ अभी तक, बट अगर कोई आएगा तो उसको मौका तो मिलेगा, कोई ना कोई तो देगा, बट उसको मौका जरूर दीजिए आप, लेकिन आप उसका इंटेंट जरूर देखिए। कई बार क्या होता है, बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जुड़ जाते हैं, लीगैलिटीज नहीं देखते हैं। मैक्सिमम पीपल का फेलियर लीगल है रियल एस्टेट बाइंग में। लोग अनऑथोराइज लैंड खरीद लेते हैं, अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन खरीद लेते हैं, ये सबसे बड़ा फेलियर है रियल एस्टेट का। I was coming to this कि being a first generation entrepreneur and into development, बहुत सारी, एक तो बिकॉज ये हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ठीक है, दूसरा लीगलिटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट कंप्लायंसेस फलाना फलाना बहुत, तीसरा कैपिटल इंटेंसिव बहुत ज़्यादा है। तो डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स यू आर राइट नाउ अ डेवलपर, फर्स्ट जनरेशन डेवलपर। आपको क्या ऐसा लगा कि हाँ ये करना चाहिए था, इस चीज़ में हाथ घुसाना चाहिए था, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग, और आप उसको क्या सलाह दोगे जो आज ये काम करना चाहता है? सी, कंपटीशन बिल्कुल नहीं था, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। जैसे कि मैंने बोला, देयर वाज अ ग्रेट गैप बिटवीन अ गुड डेवलपमेंट टू बी डिलीवर्ड। ऐसा नहीं था कि मैंने मेरे पहले प्रोजेक्ट में वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया होगा, बट देयर वाज अ गैप। बट मेरा जब पहला लेसन ये था कि जब मैं मार्केट में आया तो इट वाज हाईली कॉम्पिटिटिव इन द सेंस ऑफ प्राइजेस, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। सो देयर वाज, जनरली क्या होता है कि प्राइस कंपटीशन में घुस जाता है आदमी, तो मैं मेरे पहले प्रोजेक्ट में प्राइस कंपटीशन में घुस गया, जबकि मुझे पता था कि बेसिकली कंपटीशन क्वालिटी में नहीं है, प्राइस में तो है ही। तो मैं वो गलती किया और मैं उस प्राइस कंपटीशन की वजह से स्ट्रगल भी किया पहले प्रोजेक्ट में। बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मैं क्वालिटी कंपटीशन में गया, बट क्वालिटी कंपटीशन में तो कोई था ही नहीं, तो मैं तो सबसे आगे भाग रहा था। क्योंकि अब लोग मुझे देख के बोलते हैं कि इसका प्रोजेक्ट देख के आओ, ये क्या बना रहा है। तो क्वालिटी में कभी कंपटीशन नहीं था, ये मुझे पता था। दैट इज व्हाई मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी एक ऐसी चीज है जो मिसिंग है इस इंडस्ट्री में। अगर आप इसके साथ उतरोगे तो आपको 100% एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी। नंबर 2 वाज प्रोफेशनलिज्म। क्या आप कस्टमर को प्रोफेशनली एंटरटेन कर सकते हो? सो फ्रॉम डे वन हमने पूरी सिस्टम बनाई, जो मैंने और डेवलपर्स के पास देखी, जो बड़े डेवलपर्स हैं, मैंने बॉम्बे में देखी, मैंने कैलकाटा में देखी कि ये लोग कैसे फंक्शन कर रहे हैं। तो वो प्रोफेशनल कल्चर डेवलप किया। तो मुझे पता था कि ये भी कम है, क्योंकि मैं डेवलपर्स का माल बेचता था श्रेष्ठ, तो मुझे तो जयपुर के हर डेवलपर्स के खून का कलर पता था, तो मुझे पता था कि किसमें क्या कमी है। तो देयर वाज डेफिनेटली अ गैप। कैपिटल इंटेंसिव जो दूसरा पॉइंट है, डेफिनेटली इट इज कैपिटल इंटेंसिव। जब मैं एंट्री करना चाह रहा था ना, तो मैंने ऐसा लैंड पार्सल चूज किया, ऐसा डेवलपर चूज किया। मैं थोड़ा लकी भी था, जैसे मैंने बोला कि इट वाज अ बैड टाइम्स फॉर द इंडस्ट्री, तो मेरे को लकीली मैं लो कैपिटल से घुस पाया। नहीं तो 1-2 करोड़ रुपए से रियल एस्टेट में क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। अभी मैं फ्लैट बेच रहा हूँ 3-4 करोड़ का, तो मैं वो लैंड तो खरीद ही नहीं पाता। तो कैपिटल इंटेंसिव डेफिनेटली है। तो यस, टू गेट इनटू डेवलपमेंट यू हैव टू गेट कैपिटल, इसका कोई तरीका नहीं है। तो लक अच्छा हो, कोई जॉइंट वेंचर हो जाए, कोई सामने वाला आपको मौका दे दे, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट आई डोंट थिंक इट इज जनरली पॉसिबल कि सबको ही मौका मिल रहा है। एंड नंबर 3 इज लीगल विद व्हाट यू सेड। मैं बहुत स्मार्टली बिहेव किया इनिशियल स्टेजेस में। मैंने वही लैंड पकड़ा जिसका लीगल बिल्कुल क्लियर है। यानी फॉर एग्जांपल जयपुर में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटीज अथोराइज्ड है। मैं डेवलपर को बोला जिससे लैंड लिया कि मेरे को नक्शे यानी मैप्स भी क्लियर तुम करा के दोगे, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था। तो मैंने कहा अगर मैं अपनी एनर्जी इन सब चीजों में डाल दिया तो मैं मेन काम तो कर ही नहीं पाऊंगा। तो मैंने डेवलपर को बोला जिसकी प्लॉट थी कि मुझे नक्शे यानी जेडीए से मैप्स अप्रूव करवा के दोगे आप। एंड ही सेड ओके, बेस उसको दिख नहीं रहा था और उसकी पूरी टीम सारे दिन अथॉरिटी में बैठी रहती है। तो उसने कहा ठीक है दे दूंगा, मुझे यू पे मी 1.5 लाख रुपीज एज अ फी। मैंने कहा ठीक है, आई एम रेडी टू पे फी, बट आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व माई सेल्फ देयर। अब उस प्रोजेक्ट के दौरान, पहले प्रोजेक्ट में मैं आ गया मार्केट में, मैंने ब्रांडिंग करा तो लोग जानने लगे, बहुत रिडिक्यूल भी किया, बिकॉज बिकम अ डेवलपर फ्रॉम अ ब्रोकर इट वाज अ बिग टास्क। बहुत लोगों ने ट्राई किया, फेल हो गए, 90% लोग फेल हो गए। तो मेरे पे क्वेश्चन था कि ये भी देखो एक और डेवलपर बनने चला है और वो फेल होने वाला है, तो
ये बहुत क्रिटिसिज्म आया। बाकी सारे डेवलपर जो दोस्त थे, वो जब आपका दोस्त आगे बढ़ता है ना, तो एक बार आपको लगता है बहुत मिर्ची कि यार ये तो आगे बढ़ गया। बाद में आप उसको, जब वो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, तो आपको लगता है यार काश बहुत बढ़िया कर लिया श्रेष्ठ ने, मैं भी ऐसा कर लेता। बट इनिशियल स्टेज में वो थोड़ा सा, जब आप उस पाथ पे चलते हो ना, जब आप डिफरेंटली कुछ चूज करते हो, तो इंसान, हर बंदा इसको एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, पता नहीं क्या कर रहा है, पागल है, पता नहीं क्या स्टेप लिया है। जब मैं ब्रोकरेज कर रहा था, तो मेरे पापा ही कहते थे कि पता नहीं क्या धंधा पे लेके बैठ गए, शादी नहीं होगी, दलालों से कौन शादी करता है। तो माय ओन फादर वाज नॉट अप फॉर इट। तो आप जब भी कुछ डिफरेंटली करना चाह रहे होते हो ना, आपको पता होता है कहीं ना कहीं हमारे दिल में ऐसा होता है कि यार ये ठीक काम कर रहा हूं मैं ये कर लूंगा, लेकिन वो आप जस्टिफाई नहीं कर पाते इन योर सर्कल। तो मेरे को ये पता था कि यार मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूं जिससे मेरा बेसिक काम हैम्पर हो। तो मैं लीगल पे चला गया, और लीगल मैंने सारा डाइल्यूट कर दिया, एंड आई स्टार्टेड अप सिंपली। तो मेरे को थोड़ा सिंपल रास्ता मिला। एंड ऑनेस्टली एक और जो फायदा था उसका सिंपल काम मिलने का, वो ये था कि मैं कॉन्सेंट्रेट पूरा डिलीवरी, मार्केटिंग, ब्रांडिंग पे कर पाया। जब सेकंड प्रोजेक्ट मेरा आया, तो मैंने लीगल डिफिकल्टी ली सर पे कि अब मैं इसको सीख लेता हूँ, क्योंकि मुझे आगे जाके लेनी पड़ेगी। एंड फिर धीरे धीरे वन ऑन वन प्रोजेक्ट करते रहे, तो फिर वो टीम डेवलप हो गई और हैबिट हो गई। आई गेस नोबडी कैन आंसर दिस बेटर देन यू। टॉप 3 ऐसी चीजें बताओ जो कोई बिगिनर इन्वेस्टर है तो उसको क्या देखना चाहिए व्हाइल इन्वेस्टिंग इन एनी प्रॉपर्टी, बेट इट लैंड, बेट इट एनी फ्लैट और विला, एनीथिंग। नंबर 1 इज लोकेशन, ओके। नंबर 2 इज डेवलपर, ओके या सेलर, ओके। थर्ड द ब्रिज बिटवीन द सेलर एंड द बायर। ओके। कौन ब्रिज है? मेरे फादर है, वो थोड़ा सा स्लैंग लैंग्वेज में बताता हूँ। मेरे फादर जब कोई जमीन देखने जाते थे ना, या तो हम ऐसा करते थे कि वहां पे जाके सुसु करते थे कि यार इस जमीन पे खड़े होते सुसु आ गई तो जमीन बड़ी है, क्योंकि वो फीलिंग है कि भाई जमीन बहुत बढ़िया है भाई। तो आपका क्या है कि इंट्यूशन होता है ये, आपको जमीन किसने दिखाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रोकर कौन है, तो जब भी आप फॉर एग्जाम्पल कोई बायर जब बायरिंग करने जाता है ना, तो या तो वो सेल्स के आदमी से मिलेगा मेरे, या वो मेरे ब्रोकर से मिलेगा, चैनल पार्टनर से मिलेगा, और या फिर वो किसी रिश्तेदार या मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट के थ्रू आएगा। ये तीनों में अगर आपको कंफर्ट नहीं है तो मत खरीदो। अगर आपका इंट्यूशन है सेल्स का बंदा चालाक है, मत खरीदो। ये ब्रोकर अच्छा नहीं है बैकग्राउंड, मत खरीदो। या फिर आपका जो रिश्तेदार है वो फिशी लग रहा है, मत खरीदो। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है फिशी है आदमी, मत खरीदो। सो इसको मैं ब्रिज बोलता हूँ। नंबर 2 सेलर या डेवलपर। अगर डेवलपर की रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो मत खरीदो। उसका बैकग्राउंड देखो, उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के रिव्यू देखो, टेस्टिमोनियल्स देखो। और तीसरा लोकेशन। अगर डेवलपर अच्छा है ना तो क्वालिटी और लीगल इशू नहीं आएगा, तो वो प्रॉब्लम वहां कवर्ड है। तीसरा लोकेशन, लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। नाउ व्हाट्स अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज्यादा बूम चल रहा है म्यूचुअल फंड, SIP, ठीक है, हाउ यू टेक दिस थिंग कि इन्वेस्टिंग इन SIPs और इन्वेस्टिंग इन लैंड्स, बिग बॉडीज, आपके हिसाब से क्या बेटर है? दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं खुद 4 लाख रुपए SIP करता हूँ महीने की। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को SIP से रिटर्न आता है 11% और मेरे खुद के धंधे से 40%। मैं जो अपने खुद के पैसे जब मैं प्लॉट खरीदता हूँ ना, तो मैं 40% रिटर्न निकाल के लाता हूँ। कोई नहीं निकाल पाएगा इसको, और हर रियल एस्टेट डेवलपर निकालते हैं। बट फिर भी मैं 4-5 लाख रुपए SIP करता हूँ। तो हर चीज इंपॉर्टेंट है। रियल एस्टेट एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट है। कैसे? मिलती भी मुश्किल से, बिकती भी मुश्किल से है। जब ढूंढने जाओगे तो बहुत मेहनत लगती है, आपको बहुत मुश्किल होता है एक अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढना, और दूसरा फिर बेचने जाओ तो बेचने में मुश्किल होती है, क्योंकि जब आप बेचने जाते हो तो प्राइस ढूंढना, सही आदमी ढूंढना जो बेचेगा, यानी ब्रोकर ढूंढना, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसलिए ना तो जल्दी से हर आदमी खरीद पाता है और ना जल्दी से हर आदमी बेच पाता है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ रियल एस्टेट, क्योंकि जो आप चीज अच्छे से जल्दी से नहीं खरीद पाते ना, उससे आप अटैच होते हो, बिकॉज आप उसके लिए मेहनत करते हो। नंबर 2, जब आप बेचने निकलते हो तो आप जल्दी से बेच नहीं पाते। तो अगर जिंदगी में कोई परेशानी आई तो उसको बेचना आपका लास्ट थॉट है।
जब मेरे फादर 2007 में फेल हो गए थे, बिजनेस उनका फेल हो गया था, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था श्रेष्ठ, 2 प्लॉट थे बस। और उतने खराब समय में भी उन्होंने उन 2 प्लॉट को बेचना नहीं सोचा। उनको लगा यार मेरे बच्ची है, उसकी शादी करूंगा, हाँ हो सकता है बच्चों की शादी करूंगा, या बुढ़ापे में क्या करूंगा। लेकिन जब उनका लोएस्ट टाइम था, जब 100 रुपए नहीं थे, तो उनको वो प्लॉट बेचना नहीं सोचा उन्होंने कभी भी कि वो प्लॉट बेच दूं। और वो प्लॉट लास्ट में हमने खरीदे 2 लाख के थे, बेचे 2 करोड़ के थे। तो वो हमने तब बेचे जब हमें लगा था हम दूसरा कुछ खरीदना चाहते हैं, तो हमने अपना घर खरीदा एग्जाम्पल। तो इसलिए रियल एस्टेट बड़ा हो जाता है। रियल एस्टेट की वेल्थ का इकलौता रीजन क्या है कि यू डोंट एग्जिट इजीली। जैसे कई लोग बोलते हैं ना आपको कि अगर आपने 1976 में विप्रो खरीदा होता 1000 रुपए का, तो आज आपके पास 700 करोड़ होते। प्रॉब्लम पता है क्या है? जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था 2013 में, आई कॉल्ड माई फादर एंड आई टोल्ड हिम कि पापा बिटकॉइन करके चीज आई है और 50 पैसे में मिल रही है, 50 पैसे में मिल रही है और 1 लाख रुपए के ले लो। 2013 में ठीक ठाक पैसे थे, लाख 2 लाख 5 लाख कर सकते थे इन्वेस्ट। मैंने कहा 1 लाख रुपए के बिटकॉइन ले लो। तो कितने बिटकॉइन आते? 2 लाख। आज एक बिटकॉइन की वैल्यू 50 लाख है। बट पता है क्या है, मैं आज ये तो सोचता हूं, लेकिन जिस दिन वो 5 रुपए होती ना, उसी दिन बेच देता। सो द डिफरेंस इज कि जब शेयर मार्केट में क्या होता है, जब आप कभी भी 100 साल पुरानी वैल्यू को आज से ले नहीं पाते, क्योंकि बीच बीच में एग्जिट करते रहते हो। तो वो वैल्यू आपको दिखती है आज ज्यादा है, बट वो एक्चुअल में मिलती नहीं है। बट प्रॉपर्टी में आपको वैल्यू मिलती है। दैट इज द बेनिफिट। एंड आपको बैलेंस करना चाहिए। आपके पास अगर थोड़ा बहुत स्पेयर फंड है, तो आप इसको ब्लॉक इन्वेस्टमेंट मानो। इट्स अ पेरिशेबल एसेट। तो आप उसको मतलब इसको रखो कि भाई मेरे पास एक प्लॉट पड़ा है जो मैं 10-20 साल बाद बेचूंगा, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन रेरा? बहुत सारे डेवलपर्स को लगता है गलत चीज़ आ गई है ना, बहुत सारे लोगों को हेल्प हुई है इस चीज़ से, ये फाइंड आउट करने में कि प्रॉपर्टी जेन्युइन है कि नहीं है ना। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन रेरा कि कितना हेल्पफुल है और लोगों को किस तरीके से यूज करना चाहिए? मेरा पहला प्रोजेक्ट गैलेक्सी के नाम से था, तो दैट वाज प्रोबेबली माय फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज रेरा ओनली। सो जब मैं भी 2000, क्योंकि मैं 14 से हूँ, तो रेरा नहीं था, तो बहुत ज्यादा मार्केट में मिसकंसेप्शन थी कि रेरा आने से ये हो जाएगा, डेवलपर को ये बांध देंगे, कोई भी गलती होगी तो जेल में डाल देंगे। ऐसा नहीं है। आपकी मैं बात बताता हूँ, अगर आप सही हो ना, तो आपको तो खुशी होनी चाहिए कि somebody is authenticating you। अभी मैं खड़ा हूँ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मैं सही हूँ, मैं लीगली सही हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हो, आप मेरा कल फ्लैट देखने आओगे, आपको लगता है कृष्णा इज सही तो सही, बट देयर इज अ स्टार बिहाइंड कृष्णा कि हाँ ये लीगली है भी सही, बिकॉज somebody is validating you। इट्स अ गवर्नमेंट बॉडी, और वो गवर्नमेंट बॉडी मेरे क्लाइंट को प्रोटेक्ट करती है। क्लाइंट को ऐसा लगता है, तो श्रेष्ठ को पता है कि यार अगर मेरे साथ कुछ गलत होगा तो एक गवर्नमेंट बॉडी मुझे प्रोटेक्ट करेगी, तो इससे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा ना। अगर सेबी नहीं होता तो शेयर्स में कुछ भी होता, बट आज आपको पता है कि देयर इज समबडी हु इज रेगुलेटिंग इट। तो मेरे हिसाब से तो बिजनेस के हिसाब से बढ़िया हुआ। अब उल्टा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स को कस्टमर ज्यादा वैल्यू करता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा राइट कहीं ना कहीं रिजर्व्ड है। दूसरा, अगर आप सही हो तो आपको रेरा कराने में दिक्कत भी क्या है, थोड़ा सा कंप्लाइंस बढ़ता है। हो सकता है कि आपकी 2-4 लाख रुपए सालाना कॉस्ट बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ कंप्लाइंस, पेपर वर्क एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट आई थिंक अगर वो आपके कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देता है तो आई थिंक इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड अल्टीमेटली सी, बिजनेस है भाई, these all costs are ultimately paid by the customer only। भाई अब तो जोड़ते हैं ना कंप्लाइंस में कि भाई हमारी कंप्लाइंस कॉस्ट साल की 50 लाख है, तो आज हम 5 लाख स्क्वायर फीट बना रहे हैं, तो भाई इसको 10 रुपए स्क्वायर फीट में डिवाइड कर दो, तो वो कस्टमर ही पे कर रहा है। तो बट उसके अंदर आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप वो चीज ले पाओ उससे। आई थिंक इट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। इट गिव्स पीस ऑफ माइंड टू बोथ द पीपल, द बायर एंड द सेलर। एंड मेरे को तो ये इसकी वजह से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब हम तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं रेरा रेरा रेरा, तो इट बिल्ड्स द ट्रस्ट कि यार देयर इज अ बॉडी जो आपको प्रोटेक्ट करेगी मेरे से। मैं तो अपने कंज्यूमर से कई बार मिलता हूँ, बोलते हैं आपने डिलीवर नहीं किया तो मैंने कहा सर वो पीछे बाबा जी बैठे रेरा के नाम के, वो डंडा लगाएंगे अगर हम टाइम पे नहीं करेंगे तो उसको लगता है हाँ यार देयर इज अ बॉडी, तूने रेरा में क्या लिखा है? मैंने कहा मैं रेरा में 2028 लिखा है, तो आप तो मुझे 2026 कह रहे हो। मैंने कहा 2028 से लेट तो नहीं होगा ना? ठीक है मैं कह रहा हूँ 26 क्योंकि मैं कर दूंगा, बट रेरा ने 2028 लास्ट टाइमलाइन दी है ना मुझे, तो एटलीस्ट आपको वो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए 28 के बाद देयर इज समबडी जिसको मैं
जिसके जाके मिलूंगा तो वो मेरे इंटरेस्ट को कवर करेगा. So there's new terminology which is coming up, that REIT. So explain REIT. जैसे शेयर्स होते हैं ना, वैसे ही REITs होते हैं, रीट्स बोलते हैं हम इनको. तो ये सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत पॉपुलर है, दिल्ली में भी, NCR में बहुत पॉपुलर है और तो होता जा रहा है. आउट ऑफ इंडिया तो एक्सट्रीमली पॉपुलर है. उसमें क्या करते हैं लोग, जनरली ऐसी प्रॉपर्टीज, जैसे आप शेयर से क्या चाहते हो, अगर आप शेयर से क्या चाहते हो, एक तो रिटर्न आए, प्लस उसके अलावा आपको शेयर्स के साथ आपको ईयरली कुछ रेवेन्यूज भी देती है कंपनीज, अपने प्रॉफिट का कुछ पैसा आपको शेयर करती है एज अ डिविडेंड. तो हम क्या करते हैं रीट्स में, हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज उठाते हैं. जैसे मान लीजिए मैं कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और मैं उस पूरे कमर्शियल प्रोजेक्ट को रीट्स में रजिस्टर्ड करा दूंगा, तो वो इन 1 स्क्वायर फीट डिवाइड हो जाएगा. यानी फॉर एग्जाम्पल मेरे उस पूरे प्रोजेक्ट को बेचने की कॉस्ट है 100 रुपए की. उस 100 रुपए में 1 लाख स्क्वायर फीट आता है, तो मैं, या 1 लाख रुपए की कॉस्ट है और 1 लाख स्क्वायर फीट आता है, तो 1 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो डिवाइड हो जाता है रीट्स में. अब श्रेष्ठ 1 स्क्वायर फीट भी खरीद सकता है, 2 भी खरीद सकता है, 3 भी खरीद सकता है, इररिस्पेक्टिव. वो पूरी बिल्डिंग का अगर मिनिमम अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने निकलोगे तो उसमें मिनिमम हो सकता है आपको 200-300 स्क्वायर फीट लेना पड़े एज पर द मैप अप्रूवल. बट रीट्स में ऐसा नहीं होता है, यू कैन इवन बाय 1 स्क्वायर फीट. तो अगर आपके पास 100 रुपए हैं और 100 रुपए स्क्वायर फीट रेट है तो आप 100 ले लो. आपके पास सपोज बॉम्बे के अंदर नरीमन पॉइंट पे 1 लाख रुपए फुट रेट है, तो 1 लाख रुपए देके 1 फुट ले लो. अब वो जो 1 लाख फुट पूरा बिकता है रीट्स में, वो पूरा रेंट पे चला जाता है. तो वो जो कंपनी है वो रेंट पे लगा देती है, और जो रेंट उस प्रॉपर्टी से आता है वो एज अ डिविडेंड चला जाता है आपको ऑन अ मंथली बेसिस. तो आपको मंथली रिटर्न आया, प्लस नरीमन पॉइंट पे आज जो 1 लाख फुट का है वो 10 साल बाद 2 लाख फुट का होगा. तो जैसे शेयर्स में रेट बढ़ रहे हैं वैसे आपके रीट्स का रेट बढ़ रहा है. तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आप 1.5 लाख में बेच भी दोगे उसको, तो somebody else will buy that in 1.5 lakh. इट्स अ मार्केट थिंग. शेयर्स में कोई खरीदता है, कोई बेचता है. वैसे रीट्स एक बार मैंने इशू किया तो आपने खरीद लिया, अब थोड़े दिन बाद उसकी रेट बढ़ रही है क्योंकि रेंटल बढ़ रहा है, हर साल 5% रेंट बढ़ रहा है, तो हर साल 5% रीट की वैल्यू तो बढ़ ही रही है. तो व्हाट यू आर गेटिंग, एक तो 5% रीट की वैल्यू बढ़ रही है, कुछ डेवलपर है, डेवलपर अच्छा काम कर रहा है, बार बार रीट्स ला रहा है, तो उसकी वजह से भी मार्केट रिव्यू बढ़ रहा है. अभी हो सकता है कि आप रीट 6% ROI पे खरीदो, यानी 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए और आपने बोला कि मेरे को 6,000 रुपए ईयरली रिटर्न चाहिए, मतलब 500 रुपए महीना आना चाहिए. थोड़े दिन बाद क्या होगा, आप 1.5 लाख रुपए भी 6,000 रुपए पे लेने लगोगे कि चलो मेरे को आ तो रहा है फिक्स, प्लस 1.5 लाख की चीज कल 2 लाख की हो रही है. तो दैट इज रीट. इट्स काइंड ऑफ अ शेयर्स है, हाँ, इन रियल एस्टेट. इसको सिंपल भाषा में बात करें तो जैसे आपकी कंपनी शेयर्स में टूट जाती है, बट वो केवल एक बिल्डिंग की बात होती है. जैसे मान लीजिए मेरी वन रियल्टी की बिल्डिंग आ रही है B1, अभी हम नया लॉन्च कर रहे हैं, कुछ कमर्शियल ही है, तो हम क्या करें कि उसकी एक प्लेट को रीट्स में रजिस्टर्ड करा दें. तो उसकी एक प्लेट 13,920 स्क्वायर फीट की है, तो 13,920 रीट्स हो गए. अब यू वांट टू बाय, हो सकता है मैं 10 के रेशो में एक रीट मिनिमम 10 में बेचूं, मतलब 10 स्क्वायर फीट की एक रीट है, तो 1392 रीट्स मैंने लॉन्च कर दी. अब आप 10 फुट भी ले सकते हो मेरे से. आई कैन बाय दैट लेटर ऑन भी, कि अभी मेरे पास एक है फिर मैं 2 खरीद लूं. ऑनलाइन मिलेगा ना, जैसे आपका सेबी है वैसे रीट्स भी वहीं रजिस्टर्ड होता है, तो आपको वही जीरोधा पे और इन सब पे मिलने लगेगा. तो इट्स ऐसा नहीं मेरे पास आना है आपको, इट इज ऑल ऑनलाइन. सो देयर इज अ प्रॉपर पोर्टल है, जैसे जीरोधा है या फिर एंजल वन है, मतलब जितनी भी एप्स आती हैं जो शेयर ट्रेडिंग हेल्प करती हैं आपको, कि किसी भी डीमैट अकाउंट से आप खरीद सकते हो, कहने का मतलब है. So it's like that only. It's very easy and it's the next big thing in commercial. Out of India तो बिकता ही रीट्स है. Nobody, आप शिकागो में जाके डाउनटाउन में बिल्डिंग का एक फ्लोर कैसे खरीदोगे? वो बोलेगा 100 मिलियन लेकर आओ, बट दे कैन इन्वेस्ट माइक्रो में $100,000 में. मैंने 2 रीट्स ले लिए. तो दीज पीपल डाइवर्सिफाई. तो इससे ये फायदा हुआ कि आपको 50 लाख रुपए एक साथ लगाने की जरूरत नहीं है. जैसे आप SIP 1 लाख रुपए महीना कर रहे हो, वैसे आप 1 लाख रुपए महीना रीट्स भी कर सकते हो. So young investors should be paying attention to. Absolutely, man, it's the next big thing. और इससे आपको ईयरली रिटर्न भी मिलेगा, प्लस वैल्यूएशन भी बढ़ती है, both ways. So your advice on how to identify the next booming area
आपके किसी भी एरिया में हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि इस चीज़ के रेट बढ़ने वाले हैं? जैसे अगर मैं पर्टिकुलर जयपुर की बात करूं तो समहाउ वी आर अवेयर ऑफ कि यार जगतपुरा में बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन आ रही है, जगतपुरा में आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा रेट बढ़ जाएंगे प्रॉपर्टी के, या इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी। हर इंसान जो थोड़ा सा इस चीज़ में घुसना चाहता है और इन्वेस्ट करना चाहता है, वो आज से कैसे ढूंढ सकता है अपने एरिया में कोई ऐसी बूमिंग जगह? दो बाइंग है, एक एंड यूज बाइंग है जहाँ पे आपको घर खरीदना है आपके रहने के लिए, वहां आपको देखनी चाहिए कन्वीनियंस, आपको एरिया नहीं देखना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल मैं अगर सी स्कीम हूँ तो मेरे लिए जगतपुरा डिफिकल्ट है, बट मेरे लिए वैशाली एक्सटेंशन बढ़िया है। कोई एरिया 20% ग्रोथ कर रहा है, कोई 18 कर रहा है, कोई 15 कर रहा है। एक्चुअली पूरी सिटी ग्रो कर रही है। अगर जयपुर की बात करोगे तो कोई एरिया 10% होगा, बट ग्रो सारे कर रहे हैं। बट अगर वो ग्रो नहीं करे तो प्राइस भी कमी मिलती है। यानी फॉर एग्जांपल 1 साल पहले अगर आप जगतपुरा में लेते तो आपको एक्स भाव में मिलता, बट आज वाई में मिल रहा है, बट उससे कम में आपको आज मिल जाएगा वाई जगह पे, दूसरी जगह पे, और उस दिन अगर आप खरीदते जगतपुरा की जगह कहीं और तो वो और भी कम में मिलता। तो आरओआई तो लगभग सेम ही रहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत एग्जॉर्बिएंट कोई फर्क आ जाए। वो एग्जॉर्बिएंट फर्क बेसिकली गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि मैं मेट्रो स्टेशन यहीं पे ले आया, तो आपको बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ता है कि कौन सी एरिया में गवर्नमेंट का कौन सा नया डेवलपमेंट है। वो हम करते हैं क्योंकि हमारा धंधा है ये। कंज्यूमर वो कर नहीं पाता। कंज्यूमर को तो हम बोल देंगे ना कि यहाँ पे 1 लाख लोग रहने आ रहे हैं, तो वो मान लेगा उस बात को, चाहे वो आए और चाहे वो ना आए। कंज्यूमर को ये देखना चाहिए कि डेवलपमेंट कहाँ ज्यादा है, यानी जो हम लोग हैं डेवलपर्स, वो अभी कहाँ ज्यादा फोकस कर रही है, वो उसका इजीएस्ट है। अदरवाइज वो ट्रैक नहीं कर पाएगा। अगर आपको लगता है कि एक लोकेशन पे या एक किसी लोकेलिटी पे अभी 10 डेवलपर एकदम से घुस गए हैं, तो मतलब वो अपकमिंग होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि 20 लोग एक जगह पे घुस जाएं और फेल हो जाएं। और वो लॉजिकल भी है। यानी मान लीजिए वैशाली खत्म हो गया, तो वैशाली एक्सटेंशन में 20 लोग एकदम से घुस गए, तो इट वाज अपकमिंग। उस टाइम पे किसी ने माना नहीं। आज अब आज अफोर्डेबल ही नहीं हो। आज वैशाली 2 साल पहले जो वैशाली में भाव थे वो एक्सटेंशन में हो गए। उस टाइम पे कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था हम पे, बट हमें पता था कि हम बहुत सारे डेवलपर्स हैं, तो मुझे पता है कि ये नेक्स्ट बिग थिंग है। लोग रहेंगे कहाँ? जो नियरेस्ट लोकेशन है वहीं तो रहेंगे। जब सिटी एक्सपैंड करती है तो जो सबसे अच्छा इलाका होता है उसके आसपास से शुरू करती है। जब जगतपुरा इसलिए ग्रो किया क्योंकि मालवीय नगर ऑलरेडी ग्रो कर चुका था, तो मालवीय नगर साइड या साउथ साइड किसी को रहना तो कहाँ ग्रो करेगा? तो देयर वाज वन प्लेस जहाँ पे रोड्स बड़ी हैं, तो जगतपुरा वाज ऑट टू ग्रो। और ये बात हमें 5 साल 6 साल से पहले पता थी। बट हर रियल एस्टेट में ना डेवलपर सेगमेंटेशन होती है। एक डेवलपर एक एरिया को पकड़ लेता है, उसी एरिया में काम करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसका लोकल मार्केट डेवलप हो जाता है। तो दैट इज हाउ, अगर वो कॉन्स्टेंटली उस एरिया में काम कर रहा है, इसका मतलब वो एरिया सब पोटेंशियल है। तो अगर अच्छे डेवलपर्स जो जयपुर के या बॉम्बे के या गुड़गांव के अच्छे डेवलपर्स अगर किसी एरिया में घुसे हैं, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ वहाँ पे इंटरवेंशन है, या फिर गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ फोरकास्ट किया है कि यहाँ पे हम ऐसा कुछ करेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन विद दिस इज कि लोगों को कैसे पता चल सकता है कि यहाँ पे ये चीज़ होने वाली है? बिकॉज ये गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है, जिससे कि डेवलपर्स को चीज़ पता चलती है। बट अगर आई एम कॉमन मैन, हाउ कैन आई गेट टू नो दीज थिंग्स कि सरकार अब ये चीज़ यहाँ पे लेके आने वाली है, या ये सारी इन्फॉर्मेशन? ये सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर टीवी सब देते हैं। अगर कोई नई चीज छोटी भी अनाउंस होती है ना, तो ये सब देते हैं आपको, खासकर न्यूज़पेपर तो देते ही देते हैं। बट मे बी आप उसको स्किप कर जाते हो कई बार, क्योंकि क्या होता है कि श्रेष्ठ, मैं सपोज मैं आज अगर तुमसे मिलने आया हूं तो मैं उससे पहले तुम्हारे बारे में रिसर्च नहीं करूंगा, बट तुमसे मिलने आया हूं तो शायद रिसर्च करूंगा। तो मुझे जब तक नहीं लेना मैं क्यों ध्यान दूंगा? जिस दिन मैं सोचने लगूंगा कि मुझे लेना है, तब मैं ध्यान से पढ़ूंगा कि अच्छा यहाँ रोड बन रही है, यहाँ स्टेशन आ रहा है, यहाँ एयरपोर्ट आ रहा है। क्योंकि अब मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करनी है, तो मुझे मैं कंफ्यूज्ड हूँ। मेरा एक दिमाग सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि यार मुझे लोकेलिटी आइडेंटिफाई करने में इशू हो रहा है, तो आप पेपर में वो पढ़ते हो कि कौन सी लोकेलिटी में डेवलपमेंट है। इट्स काइंड ऑफ द सेम थिंग कि मुझे गाड़ी लेनी है तो चलती हुई भी वही दिखेगी। हाँ, तो वो जनरली आप स्किप करते हो। तो आपको बेसिकली यू नीड टू थोड़ा सा आप ये ध्यान दो कि जयपुर में न्यूज़पेपर में पिछले, अगर आपने सपोज तुमने प्रॉपर्टी देखनी है, तो अब आप क्या करो, रोज 3-4 दिन तक पेपर, 10 दिन तक, 1 महीने तक पेपर पढ़ो।
तुम देखो ज्यादा प्रोजेक्ट्स कहाँ आ रहे हैं, तो जहां ज्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं पहले वो लोकेशन जरूर एक्सप्लोर करो। जब वहां आप एक दो डेवलपर से मिलोगे ना, वो सारी डेवलपमेंट बता देंगे आप। ऑब्वियसली अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको सब बता दूंगा, ये 200 फीट है, ये 300 फीट है, ये नया रोड आ रहा है, यहाँ पे डेपो आ रहा है, यहाँ पे फलाना आ रहा है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट आ रहा है, एग्जाम्पल। तो वो मैं सब बताऊंगा आपको, बिकॉज मुझे अपनी लोकेशन की हर चीज आपको बतानी पड़ेगी, तभी आप खरीदोगे। तो सबसे पहले अभी देखो कि आपको टाइम अगर बचाना है तो कौन सा एरिया में ज्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उस एरिया में एक बार जाके एक्सप्लोरेशन करो, वहां से आपको उस एरिया की क्लैरिटी मिलेगी, एंड देन यू कैन गो टू सम अदर प्लेस आल्सो। बट कन्वीनियंस देखो, मैं क्या बोला, कहीं 12% होगा, कहीं 15% होगा, बट आपको लगता है कि आप ऑलरेडी मालवीय नगर रह रहे हो, तो आप सिरसी रोड पे क्यों खरीदोगे? मैं जयपुर के हिसाब से बता रहा हूँ, मतलब अगर आप नवी मुंबई रह रहे हो तो आप धानु में क्यों खरीदोगे? मतलब तो वो बहुत ऑफ है। इससे बड़े आप नवी मुंबई से 2 किलोमीटर आगे खरीद लो जाके, उसी भाव में मिल जाएगा। बट आप कम से कम आपके आसपास रहेगा, योर लोकल देयर, तो यू हैव गुड कनेक्ट्स ऑल्सो, तो आप उसको इजीली, मतलब अगर कभी आपको लिक्विडेट करना हो तो आप कर पाओगे उसको। सो आई वांट टू नो व्हाट्स योर टेक ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। अभी इंडिया में कितनी आ रही हैं और इंडियन लोग कितने ज़्यादा बाहर कर रहे हैं, कैसा हो रहा है? मतलब नॉर्मली लोग बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के, लाइक दुबई बहुत ऑन गोइंग मार्केट चल रही है अभी, क्योंकि हम रील्स और सोशल मीडिया पे इन सब पे बहुत ज़्यादा देखते हैं कि वहाँ के जो डेवलपर्स हैं वो उस तरीके की रील्स या वो चीज़ें बना रहे हैं कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है आउट ऑफ इंडिया तो ये बेस्ट जगह है। कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है और कितनी ज़्यादा बाहर से इंडिया में आ रही है, लाइक जयपुर ऐसे टीयर 1 सिटीज में? बाहर से तो बिल्कुल कम आ रही है, तो बाहर का तो बिल्कुल ही कम हाल है। आप ऐसा समझिए कि why will somebody will invest who's probably a US citizen, born and brought up in US, in Jaipur or Bombay? They will never invest. मे बी कुछ फंड्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रियल एस्टेट फंड्स हैं जो रेंटल रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं, जैसे आज फेसबुक ब्रांड है, एग्जाम्पल है, एप्पल है, उनके पास इतना ज्यादा कैश पड़ा है कि वो सोचते हैं कि मैं कहीं तो इन्वेस्ट करूँ, तो वो एसेट परचेज कर लेते हैं कि मैं पूरी बिल्डिंग खरीद लेता हूँ, एक आईटी की बिल्डिंग खरीद लेता हूँ पुणे में, जिसमें मुझे एक्स रिटर्न आता है 6% का, क्योंकि उनके पास तो उनको बैंक में रखने के पैसे लग रहे हैं। अगर वो आज आप अगर यूएस में अपना बैंक अकाउंट खोल के बैठे तो बैंक में पैसे रख रहे हो, उस बात की चार्ज दे रहे हो, तो वो उससे रिटर्न निकाल लेते हैं 6% का। और इंडिया के लोग थोड़ा सा क्या है, बहुत जल्दी हमारे यहाँ ना भेड़ चाल है, तो इंडिया के लोग क्या होते हैं, बहुत इन्फैचुएट हो जाते हैं। अच्छा, दुबई के अंदर एक स्टूडियो खरीद लेते हैं 1 करोड़ का, 50,000 रेंट आएगा, उसका क्या लॉजिक है? आप मुझे बताओ, आप दुबई में जाके 3 करोड़ का 1 BHK क्यों खरीद रहे हो? खरीदो, मैं किसी की इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, बट आप सोचो क्यों खरीद रहे हो? आप 3 करोड़ की प्रॉपर्टी बॉम्बे क्यों नहीं खरीद रहे? कम से कम आप जा पाओगे। आपको क्या पता कि आपके बच्चे दुबई में रहेंगे, या आप दुबई में कितनी बार जा रहे हो? बस क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट अच्छे हैं और वो पुलिंग है थोड़े से, और आपको फैसिनेशन है कि अच्छा मेरा दुबई में भी एक फ्लैट है। उसके अलावा आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। आपकी वहां नेटवर्क नहीं है, एग्जिट बहुत मुश्किल है। अगेन, जब लोकली इतना मुश्किल होता है तो वहां कितना मुश्किल होगा? यू नेवर नो कि वहां क्या कॉम्प्लिकेशन कब आ जाए। इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, आपको पता है 80% स्टूडेंट्स का इंडिया से बाहर पढ़ने जाना कम हो गया है, बिकॉज इंडिया उनकी पॉलिसी जो है, इमिग्रेशन पॉलिसी, वो बदल गई है। तो बात कल कभी आपके साथ हो जाएगा तो क्या करोगे? गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसमें? अगर दुबई गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया कुछ, तो मैं ये नहीं कह रहा वो ऐसा करेंगे, बट अपॉर्चुनिटी पुणे, बैंगलोर, चेन्नई, गुड़गांव, जयपुर के हिसाब से बात करो, वहां ज्यादा नहीं है, वहां ज्यादा है, और वहां कम से कम आपके कंट्रोल में है। आपको पता है कि कहीं ना कहीं मैं लोकल हूँ, कहीं ना कहीं मैं भारतीय हूँ, तो पीपल विल बी देयर टू सपोर्ट मी। तो मुझे लगता है कि हो तो रही है, बट इतनी सब्सटेंशियल नहीं है, बट जितनी भी हो रही है मुझे लगता है कि इंडिया में होनी चाहिए वो रिलेटिवली। अभी जेनजीज की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है जेनजीज किस तरीके से रीशेप कर रहे हैं पूरी पूरी इस रियल एस्टेट मार्केट को? बेट आज के टाइम में उस प्रॉपर्टी को बेचने का तरीका भी बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है। पहले लोग यूजुअली लोगों को लेके आते थे, गाड़ियाँ जाती थी, है ना, फिर एक प्रॉपर बंदा उनको सारा फ्लैट दिखाता था, सारी चीज़ें। क्योंकि अब इतना ज़्यादा सोशल मीडिया चल रहा है तो इन्फ्लुएंसर्स आर कमिंग आउट एंड दे आर शोइंग ऑल द फ्लैट, और AI है, वो सारी चीज़। तो आपको क्या लगता है ये जेंजी वाला कल्चर किस साइड जा रहा है
और ये कितना ज़्यादा हेल्प करेगा रियल एस्टेट को और बूम करने में या फिर इसमें नई एडवांसमेंट्स आने में? सी टेक्नोलॉजी तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, तो टेक्नोलॉजी से ईज तो हो रहा है, बट टेक्नोलॉजी केवल आपको हेल्प करती है एज अ डेवलपर टू कम क्लोजर टू द क्लाइंट, बट नॉट टू क्लोज द क्लाइंट. क्लोज होता है वो आके ही, प्रॉपर्टी के ऊपर पाँव रखे बिना कोई खरीदता नहीं. तो बट ये कि आपकी प्रॉपर्टी में मैं पाँव क्यों रखूं, उसके लिए ये टेक्नोलॉजी काम आती है. जेनजी के पास टाइम कम है ना, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया शेप हो रहा है, पीपल आर मोर बिजी इन देयर लाइव्स, प्राइवेट जॉब्स में हैं तो टाइम नहीं मिलता इतना ज़्यादा. तो जेनजी को सपोर्ट कर रहा है, जेनजी का जो कल्चर है उसको सपोर्ट कर रहा है ये सारा जो नया टेक्नोलॉजी है, टू शॉर्टलिस्ट थिंग्स फॉर हिम. मे बी वो कपड़े हों, मे बी वो घर हो, मतलब वो पहले ही शॉर्टलिस्ट करके रखे होते हैं. फिर समटाइम्स से यार नहीं मुझे 10,000 की टी शर्ट खरीदनी है तो मैं ऑनलाइन तो नहीं खरीदूंगा, एक बार मैं मॉल में जाके देखूंगा तो सही, बट मुझे मॉल में फलाने ब्रांड की फलानी चीज ही देखनी है. तो वो अपना टाइम बचाता है कि मैं बिल्कुल जीरो पे नहीं जाना चाहता, मैं आई वांट टू शॉर्टलिस्ट. तो वो जेनजी टेक्नोलॉजी और जेनजी का ये कॉम्बिनेशन है, और एज अ डेवलपर आपको उस पे जाना पड़ेगा, नहीं तो आप वो क्राउड मिस आउट करते हो जो कि मेजर क्राउड होने वाला है परचेज के लिए रियल एस्टेट में. बिकॉज इंडिया के अंदर हाई पेइंग जॉब्स हैं, और वो लोग जब से कोविड आया है ना श्रेष्ठ, जब से लोगों को होम ओनरशिप का बहुत बहुत ज्यादा माइंड में ना ऐसा एक्सपेक्टेशंस है कि मेरे को ना घर खुद का चाहिए, मुझे घर बड़ा चाहिए, मुझे थोड़ा स्पेशियस होना चाहिए. तो हर आदमी घर तो खरीदना चाहता ही चाहता है. लाइफ की अनसर्टेनिटी का जो एक वो जो खराब समय देखा ना हमने 2020-21 में, वो उसके बाद लोगों को लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है. तो पीपल नाउ वांट टू एंजॉय लाइफ, पीपल नाउ वांट टू सिक्योर लाइफ, एंड दे डोंट फाइंड बेटर ऑप्शन देन बाइंग अ होम. तो जेनजी बहुत प्रो है अभी मेरे यहाँ पे. तो मैक्सिमम बायर जो है ना वो 45 के नीचे का है. मतलब मैं 40 साल की उम्र को एवरेज जेनजी मानता हूं, क्योंकि आप नौकरी आजकल 27-28 में शुरू करते हो, तो 10-12 साल के बाद आपकी कैपेबिलिटी होती है अच्छा घर खरीदने के लिए. बट मेरे जहां हम बहुत लग्जरी सेगमेंट में काम करते हैं, तो वहां पे 45 साल के लोग आज 2-3-4 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री जयपुर जैसे शहर में खरीदने लग गए हैं. तो आई बिलीव कि जैसे से हमने, क्योंकि जैसे से हम प्राइस कम करते जाते हैं ना, एज कम होती जाती है. जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है जो 80-90 लाख में मिलता है रॉ हाउसेज का, वहां पे क्राउड हमने 32, 33, 34, 35 साल के लोगों को भी बेचा. तो पीपल वांट टू बाय हाउसेज एज अर्ली एज दे कैन, बिकॉज वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना, वो लोगों को ऐसा मन में रहता है कि मेरी पता नहीं कितनी है. ऐसी क्या नई चीज़ है जो आपको लगता है अभी आने वाली है, जैसे कि REIT है, ठीक है, ऐसी और क्या बड़ी चीज़ है जो रियल एस्टेट में आने वाली है और आपको लगता है ये बहुत अच्छा जो है मार्केट को एनलार्ज कर देगी? या फिर सबर्ब लिविंग, ओके, नेक्स्ट बिग थिंग. क्या हो रहा है अभी, अगर आप यूएस जाओगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे. आपके पास बजट है 3 करोड़ रुपीज, इंडियन रुपीज में बात कर रहा हूँ, डॉलर्स में नहीं कर रहा. तो आपको 400 स्क्वायर फीट का कॉन्डो मिलेगा शिकागो डाउनटाउन में. आपको 2000 फुट का अपार्टमेंट मिलेगा शिकागो से 15 किलोमीटर टुवर्ड्स सबर्ब एरिया. और आपको 40 किलोमीटर दूर मिलेगा 1000 स्क्वायर यार्ड्स का एक बंगलो इन द सेम 3 करोड़ रुपीज. नाउ पीपल इन यूएस who are filthy rich, they buy something in the suburb and they keep something in the downtown for some stay for some days. मैं आया, मैं लेट हो गया तो मैं डाउनटाउन रुक जाता हूँ, बट दे डोंट वांट टू लिव देयर. अभी क्या है इंडिया के अंदर, क्या प्रॉब्लम है अभी कि पीपल वांट टू लिव, लेट्स से जयपुर की बात करें तो उनको, मेरे को सी स्कीम रहना है ना, मेरे को बिल्कुल सेंटर में रहना है, बट उसको कोई लॉजिक नहीं है. बिकॉज सेंटर के अंदर आपको इतनी अच्छी लाइफस्टाइल मिल नहीं सकती ना. यू कैन नॉट गेट बिग हाउसेज, यू कैन नॉट गेट बिग कम्युनिटीज. तो उसके लिए थोड़ा सबब जाएगा. तो बॉम्बे जाओगे आप, गुड़गांव जाओगे, यहाँ थोड़ा एक्सेप्टेबिलिटी है कि अगर डेवलपर अच्छा है, बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है, तो मैं 10 किलोमीटर जा सकता हूँ. जयपुर अभी स्टिल हैज टू एक्सेप्ट इट कि मैं थोड़ा 5 किलोमीटर दूर जाऊँ, मैं बड़ा घर लूँ, मैं लाइफ में थोड़ा लग्जरी अमेनिटीज के साथ रहूँ,
तो आई थिंक सबर्ब लिविंग इज द नेक्स्ट बिग थिंग विच इज कमिंग इन रियल एस्टेट. So what are your thoughts on okay, जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं और इसकी डेवलपर्स की बात करते हैं, तो अभी भी मुझे लगता है कि बहुत अनसेगमेंटेड सा सेक्टर है, बहुत क्लटर्ड है बहुत ज़्यादा. What you prefer in your organization, how you maintain it? Like अगर मैं बात करूँ हायरिंग की, so how you hire, like hire fast वाली चीज़ करते हो या फिर रखते हो जोमेटो की तरह 6 महीने ऑनबोर्डिंग टाइम, 6 महीने एग्जिट का टाइम? आप किस तरीके से इन लोगों को लेके आ रहे हो, किस तरीके से उन लोगों को एग्जिट दे रहे हो? ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है. मतलब टीम बिल्डिंग इज वेरी क्रूशियल. इट्स वेरी डिफिकल्ट. मतलब जयपुर जैसे शहर में तो और ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज यहाँ पे रिवर्स ब्रेन ड्रेन है. यहाँ का ब्रेन यहाँ रहता ही नहीं है. तो यहाँ तो आपको बहुत कम लोग अच्छे मिल पाते हैं और उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल है. तो बहुत ज्यादा एट्रिशन है ऑनेस्टली अगर मेरे से पूछोगे आप तो. बट फिर भी हम कोशिश करते हैं एट वन रियल्टी कि हम जस्ट रखने के लिए या क्या ट्राई करके देख लेते हैं. अगर अच्छा निकल गया तो रख लेंगे, नहीं तो 2 महीने में निकाल देंगे. इस फिलॉसफी पे काम नहीं करता है. बिकॉज ये भी जरूर है, अगर हमने किसी को रख लिया और हमें लगा कि यार ये परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो हम उसका समय नहीं खराब करते. मैं हमेशा मेरी एचआर को या फिर मेरे टीम लीडर्स को या सीनियर्स को यही बोलता हूँ कि यार इट इज नॉट अबाउट आवर टाइम. हमारे लिए उस पैसे की वैल्यू नहीं है. हमने अगर किसी को X रुपया देना है महीने का, हो सकता है हमारे लिए कोई वैल्यू ना करे, क्योंकि हम तो मान के चलते हैं कि 50 लोग अगर कंपनी में है तो 20 ही काम करते हैं, 30 तो काम करते ही नहीं है. तो वो उस 30 में से होगा, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, बट उसकी लाइफ में बड़ा फर्क पड़ रहा है. बिकॉज यू आर बेसिकली स्पॉइलिंग हिज ओन लाइफ कि कैसे जीना है, कैसे स्ट्रगल करना है. और क्योंकि वो आपके साथ जेल नहीं कर पा रहा है, मतलब आपके साथ वो कनेक्टेड नहीं है, इसलिए वो मेहनत नहीं कर रहा. आज मैं आपके साथ बैठा हूं, अगर मैं आपके साथ कनेक्ट नहीं करूंगा तो मैं आपसे बात कर ही नहीं पाऊंगा. बट तो जब तक कनेक्ट नहीं कर रहा वो मेरे साथ, तो वो काम नहीं करता. बेसिक बात ये है, एम्प्लॉय आता है, सब अच्छे होते हैं. अगर किसी को हिंदी आती है बोलना, इंग्लिश नहीं आती, बट अगर वो मुझसे कनेक्ट कर गया तो वो धंधा लेकर आएगा मेरे लिए. तो अगर वो मेरे से कनेक्ट नहीं कर रहा तो मैं समय क्यों खराब करूं? बिकॉज ये भी एक रिलेशनशिप है. कई बार ऐसा होता है कि किसी आदमी को 5 साल हो गए मेरे साथ और वो जाना चाहता है मेरे को छोड़ के, तो मैं उस पर भी नहीं रोकता. बिकॉज मैं कैसे रोक सकता हूँ? मतलब इफ समबडी इज गेटिंग अ बेटर अपॉर्चुनिटी, मे बी नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, बट मे बी इन टर्म्स ऑफ पीस ऑफ माइंड, मे बी इन टर्म्स ऑफ मोर रिलैक्सेशन. हमारे यहाँ बहुत भागा दौड़ी है. हमारे यहाँ ऐसा कहावत है जयपुर में कि वन रियल्टी से निकला है तो घोड़ा ही होगा. तो हमारे यहाँ बहुत मेहनत है. मतलब हम लोग बहुत मेहनती कंपनी है बेसिकली. बट फिर भी सिलेक्शन इज वेरी 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 डिफिकल्ट. तो बहुत सोच समझ के करते हैं. हाउ इज सीसी ट्रीटिंग यू? कॉर्पोरेट कनेक्शन कितना अच्छी या बुरी, आपकी क्या जर्नी रही है अभी तक? कॉर्पोरेट कनेक्शंस हैज बीन अ गुड जर्नी मेरे लिए. मैं बहुत ज़्यादा बिजनेस बेनिफिट के बारे में नहीं सोचता हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली मैं अभी उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ कॉर्पोरेट कनेक्शंस पे फोकस्ड नहीं हूँ. बट एज द पीपल सराउंडिंग यू इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ वेरी नाइस. जिस तरह के लोग हैं उनसे सीखने को मिलता है. सब लोग, जब मैं आया था तो सब लोग मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल थे. क्योंकि मैं स्टार्टअप था 4 साल पहले. मेरा ये चौथा साल है. तो मैंने तो इस 3 साल में गेन किया है बहुत कुछ अपने जीवन में, एज अ ब्रांड, एज अ कंपनी. तो सब लोग मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं, मुझसे एज में भी बड़े हैं, तो ऑब्वियसली उनसे सीखने को मिलता है मुझको. और आई बीन लकी दैट दे आर ऑल्सो ट्रीटिंग मी नाइस. दे कीप मी मोटिवेटेड इन द फैक्ट, यू नो, दे रिस्पेक्ट मी, दे लव मी फॉर द वे आई एम. दे हैव सीन द कंपनी ग्रोइंग, तो वो एनकरेज करते हैं बहुत. तो इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी. सोशल्स हम बहुत इंजॉय करते हैं. माई वाइफ ऑल्सो एंजॉयज बीइंग अ पार्ट ऑफ सीसी. तो it is a great overall experience with corporate connections. What you suggest to all other entrepreneurs in the market कि उनको इस तरीके के networking groups join करने चाहिए? 100%. कितने early करने चाहिए? As early as you can. One of my friend, first-ish employee, started a company of his own like 3 years back. तो वो मेरे से हर 3-4 महीने में ना मिलने आता है, just to वैलिडेशन लेने के लिए कि मैं ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ, तो भैया मैं कर सकता हूँ क्या, मुझे क्या करना चाहिए. तो मैं उसको हमेशा ही बोलता हूँ कि
keep meeting a lot of people. That is the only win. और कैटेगरी बदलती जाती है धीरे धीरे। ऐसा होता है कि जब मैं स्टार्टिंग में शुरू किया था तो मैं कंज्यूमर से मिलता था, अभी मैं कंज्यूमर से नहीं मिलता, मैं कंज्यूमर जनरेटर से मिलता हूँ। अभी भी मेरे को बहुत मजा आता है कि मैं आई स्टिल गेट कनेक्टेड। पता नहीं ना लाइफ का, आज मेरे पास 50 आदमी है, पता नहीं कल क्या होगा। हो सकता है कल मैं वही 6 फ्लैट बना रहा हूँ और खुद ही करना पड़ रहा है। मैं वो है ना, हवा में नहीं रहना चाहता हूँ। और ये नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस आपको हेल्प करती हैं हवा में नहीं रहने, क्योंकि वहां पे आपको लोगों की स्टोरीज मिलती हैं। नॉट एवरीवन इज एज गुड और एज बैड एज यू। किसी के लिए आप नीचे हो, किसी के लिए आप ऊपर हो, तो वो सब बराबर ट्रीट होते हो, तो सीखने को मिलता है, लर्निंग्स होती है। और जैसे मेरे से अगर कोई मिलेगा तो मैं हमेशा यही बोलूंगा कि यार सब कुछ, अब मैं आज भी मतलब ऐसा होता है कि साइट विजिट पे जाना है, जो हमारा लोवेस्ट काम है सेल्स में, तो मैं साइट विजिट, बिलीव करो, मैंने खुद भी मैं महीने की 6-7 कराता हूँ आज भी। इफ आई एम गोइंग ऑन माई साइट, इफ अ कंज्यूमर इज देयर एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द कस्टमर, सपोज सेल्स हेड ने बोला कि सर इफ यू कैन मीट दिस कस्टमर, तो मैं मिल लेता हूँ। कई बार आते जाते टकरा जाता हूँ, तो आई जस्ट शेक हैंड्स एंड टॉक टू देम। मुझे लगता है कि यार आई वांट टू, मेरे को ऐसे किक आता है कि यार आज कृष्णा तू ही करा इसको विजिट। तो ये सब मेरे को इसलिए सीखने को मिलता है बिकॉज आई हैव सीन पीपल डूइंग इट, कि यार, और मजा आता है फिर, क्योंकि आप अपने बिजनेस से जुड़े रहते हो। तो नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रेन करती है, बात करना सिखाती हैं एंड हेल्प भी करती हैं। अभी मेरे को डॉक्टर चाहिए, तो मैं किसी भी मेरे नेटवर्किंग ग्रुप में मैसेज करूंगा, मैं किसी भी डॉक्टर का नाम लिखूं चाहे, मेरे को 1-to-1 कनेक्ट मिलता है। सो दैट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड कि यार आई एम नॉट अलोन। खासकर ऐसे लोग जो जिनकी एजुकेशन जयपुर से नहीं है बट वो जयपुर रहते हैं, या एजुकेशन बॉम्बे से नहीं है वो बॉम्बे रहते हैं, उनके लिए तो ये मैंडेट है। क्योंकि जब मैं आया था तो मैंने BNI ज्वाइन किया था, तो मेरे को कोई नहीं जानता था यहाँ पे, बिकॉज मेरा कॉलेज स्कूल दिल्ली से है, कॉलेज मेरा वेलोर से है, तो आई हैव 0 फ्रेंड्स प्रैक्टिकली। आज भी मेरे फ्रेंड्स वही नेटवर्किंग वाले लोग हैं, उनमें से ही कुछ 2-4 स्टडी बडीज हो गए अब कि हाँ भाई तेरे साथ ही बैठना है, तेरे साथ ही उठना है। बट उस दिन मेरे पास कोई था नहीं, तो यू फील वेरी लोनली। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी। मतलब अभी सक्सेस होने के बाद मेरी स्टोरी तुम सुन रहे हो, मैं फेलियर होता तो नहीं सुनते, बट इट इज अ वेरी डिफिकल्ट। फेलियर भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं फेल भी हुआ, तो मुझे पता है कि मैं कितना परेशान था और मैं कितना इमोशनली ड्रेन्ड था, कि मैं उस नाम के साथ अपने जिंदगी को कंटिन्यू भी नहीं करना चाहता था। जैसे ब्रेकअप हो जाता है ना, तो आप भूलना चाहते हो, इस लड़की का, निकिता नाम की लड़की का नाम मेरे जीवन में दोबारा नहीं आना चाहिए। So even anyone else who's by the same name, I will always have this deja vu कि यार मेरे को इससे कनेक्ट नहीं होना। It is emotionally draining. So Zillion-Akers का नाम अभी भी आता है ना, तो I get emotionally drained कि 6 महीने मैंने दिए थे और मेरे को कुछ नहीं मिला। तो वो जर्नी के अंदर वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, बिकॉज आप जैसे बहुत लोग मिलते हैं आपको वहां पे। और जब आपको लगता है कि आई एम नॉट द ओनली वन हु सफरिंग, कई बार आपको ऐसे लगता है कि गरीब आप ही हो या पैसे वाले आप ही हो, तो इन ऑर्गेनाइजेशन में आपको दोनों मिलते हैं। जब मुझे कभी लगता है कि यार मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास 6 गाड़ियां हैं, मेरे पास 10-15 करोड़ का घर है, तो मैं इतना कुछ कमा रहा हूँ और इतना कर रहा हूँ, 20 इतना रोज साल के करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ, तो फिर आप इन ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, फिर आप उनसे बात करते हो कि भैया मैं तो 4 लाख की SIP करता हूँ। अच्छा मेरा तो AMU 20 करोड़ है, सामने वाला बोलेगा, तो आपको लगेगा यार मेरा AMU 1 करोड़ है, इसका 20 करोड़ है, और तो मैं क्या ही हूँ, मतलब आई हैव अ लॉन्ग जर्नी टू मेक। तो इट गिव्स यू मोटिवेशन कि यार इसका 20 करोड़ है, तेरे पास कुछ नहीं है, तू फालतू में उछल रहा है। और कई बार आप उनसे मिलते हो, यार तनख्वाह देने की बड़ी मुश्किल हो रही है। वो कह रहा है कि मेरा तो ऑफिस उठ गया क्योंकि रेंट ही नहीं दे पा रहा था, इतना बड़ा शोरूम ले लिया था, फेल हो गया हूँ, अब छोटी सी दुकान ले रहा हूँ। तो बट मैं डरूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, कोई बात नहीं, मतलब हो जाता है जिंदगी में। तो सो दैट गिव्स यू नेगेटिव मोटिवेशन, मतलब वो भी मोटिवेशन है कि आप नेगेटिव होता देख रहे हो, बट आप देख रहे हो यार ये कितना, फिर भी देखो कितना खुश है। और तो इट गिव्स यू बोथ साइड देखने को मिलती है। तो आपको हर CC इज वन, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बड़ी नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन BNI इज वन, लेट्स से राउंड टेबल इज वन, लेट्स से रोटरी क्लब इज वन। आपको छोटी बड़ी सब में रहना चाहिए, हमेशा मत अवेलेबल रहो, बट आप अवेलेबल रहो।
एक तो फैमिली, मुझे ऐसा लगता है फैमिली होती है वो आपको सपोर्ट करती रहती है ना, और फैमिली आपके साथ हमेशा होती है, बट फैमिली कभी कभी वो चीज़ नहीं समझ सकती जो ये नेटवर्किंग ग्रुप्स वाली फैमिली समझती है। फैमिली एग्जैक्टली आपके वर्किंग कल्चर को, एंटरप्रेन्योरशिप को नहीं समझ सकती, पर ये लाइक माइंडेड लोग हैं वो जो समझ सकते हैं, है ना। बट ऑनेस्ट बात बोलूं, फैमिली आपको तब समझती है जब आप सक्सेसफुल हो। बिलीव करना, मतलब जब आप फेलियर पे होते हो ना, तो वो फैमिली भी नहीं समझती। मतलब बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं आज। आई हैव सीन इन माई ओन फैमिली, नॉट माई इमीडिएट फैमिली, आई मीन माई पीयर फैमिली, आई हैव सीन पीपल नॉट रेस्पेक्टिंग एट ऑल अ पर्सन जो 10-20 हजार रुपए कमा रहा है और दूसरा बेटा 2 लाख कमा रहा है, तो एक 20,000 वाले को कोई पूछ ही नहीं रहा है। ये हार्ड फैक्ट है कि ठीक है यार, माँ बाप हैं, साथ तो रहेंगे ही, ऑप्शन क्या है, पर ब्लड तो आपका ही है। बट सक्सेस इज द ओनली कांस्टेंट टू टू हेल्प यू टू बी इन द लाइमलाइट इन योर ओन फैमिली ऑल्सो। बेबी मैं हो सकता है कि सोचूं कि मेरी पीआर अच्छी है, आई एम पॉपुलर इन जयपुर, बट आई एम नॉट पॉपुलर इन माई ओन फैमिली। ये बड़ा दुखदायी बात है। और ये क्या, सक्सेस की डेफिनेशन सबकी अलग है। हो सकता है मेरे फादर ने ऐसा नहीं सोचा हो कि मैं इतना बड़ा काम करूंगा या अच्छा काम करूंगा, बट अगर मैं, हो सकता है उनके लिए मैं 3-4 लाख की तनख्वाह पे होता तो भी शायद वो खुश होते, आई डोंट नो। बट अगर मैं सक्सेसफुल नहीं होता तो वो मेरा 100% मेरे पे ध्यान नहीं देते, या फिर दूसरे पे ध्यान देते जो और सक्सेसफुल है। तो यू डोंट हैव अ चॉइस टू गेट दैट हैप्पीनेस इनसाइड यू and to see that proud in the eyes of your family, you have to be successful. नहीं तो अदरवाइज आपकी खुद की क्लोजेस्ट फैमिली, आपकी वाइफ, आपके दोस्त, वो हमेशा ही देखेंगे कि यार इसने क्या किया, नथिंग। तो ये तो फैक्ट बात है। मतलब लोगों को लगता है कि बुक्स में ठीक है कि फैमिली सपोर्टिव, फैमिली इज डेफिनेटली सपोर्टिव, क्योंकि चॉइस नहीं है, उनके पास भी नहीं है। तो दैट इज व्हाट आई थिंक इट इज। हाउ मच यू रीड? I used to read a lot और मैं लिखता भी था। I used to write a lot. I used to do a lot of creative designing also. So, but अब lately अब नहीं कर पा रहा हूँ because of time. मेरा क्या early to work वाला concept है। I reach office at 9:30 majorly. I reach back home at 8. मैं बहुत ज़्यादा lengthy work hours पे काम करता हूँ और तो बहुत ज़्यादा अभी अपनी हॉबीज को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बट आई लव टू रीड ओवरऑल। Still, any 2 or 3 books you want to recommend to our viewers कि अगर आप इस चीज़ में, रियल एस्टेट में, या इस चीज़ की थोड़ी सी नॉलेज आपको अच्छे से सॉलिड होनी चाहिए, you should be reading all these 3 books? मैंने अभी रिसेंटली किताब थोड़ी सी पढ़ी है, उसका नाम है शुक्र नीति, तो वो ज़रूर पढ़ो। शुक्र नीति वो 100% पढ़नी है, आपको मजा आएगा। आपको जो ये रोज बिजनेस में जो हर्डल्स हो रही है ना, उसका एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। नंबर 2 इज फाउंटेन हेड। हाँ, सो वो जरूर पढ़ो बिकॉज दैट विल ऑल्सो ओपन अप योर माइंड। एंड थर्ड इज रिच डैड पुअर डैड। ये 3 किताब अगर 3 ही रिकमेंड करनी है तो ये 100% पढ़नी चाहिए। इसके अलावा मैं डैन ब्राउन का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो उसमें कुछ आपको सीखने को तो नहीं मिलता, बट इट इज़ ओवरऑल वेरी इंटरेस्टिंग, तो मैं उनको ज़रूर पढ़ता हूँ। तो मुझे थोड़ा साइफाइज पसंद है, तो आपको हमेशा मोटिवेशन नहीं पढ़ना चाहिए, फिक्शन डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा बुक रीडर्स को, हालांकि मुझसे बहुत बेटर बुक रीडर्स अवेलेबल है बाजार में, मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन बेसिकली टू आंसर दिस, बट स्टिल एक बुक हमेशा आपको बीच में फिक्शन की लेनी चाहिए ताकि आप बोर ना हो, बिकॉज टू मच मोटिवेशन इज ऑल्सो वेरी बैड। आप ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे तो आप ऐसे सोचोगे कि मैं पूरा देश बदल दूंगा, और फिर सडनली आपको लगेगा कि वहां से एक चांटा आएगा कि नहीं भाई, यू आर नॉट अप फॉर इट। ये बहुत बार होता है ना, व्हेन वी सॉ अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस अबाउट एनी पर्टिकुलर सिंगल थिंग, और यार इसमें तो मैं बूम कर दूंगा, देन दैट डोपामिन लेवल गोज अप, फिर वो 2, 3, 4, 5 दिन बाद एकदम डाउन, फिर वापस आप कुछ रीड आउट करना या वो करना शुरू कर दो, दैट अगेन गोज अप एंड दैट गोज डाउन। बिकॉज क्या होता है कि एक्चुअलिटी ऐसी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि मेरा ये थोड़ा सा शौकिया एरिया है, मतलब आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल
मैं बोलता नहीं हूँ बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के बारे में, बिकॉज ऑफ प्रॉब्ली मेरी वो कैप पुअर हो गई है अभी विद टाइम। बट क्या होता है कि जिंदगी है ना, जैसी चल रही होती है ना, उतना ही मोटिवेशन चाहिए होता है उसको। जैसे मान लीजिए आप बहुत हाईली स्पीड में चल रहे हो और आप गौर गोपाल दास सुनने लग जाओ, तो आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया, मतलब मैं क्यों इतना तेज भाग रहा हूं, मैं स्लो करता हूं। तो वो नेगेटिव हो गया आपके लिए, बिकॉज आप भाग रहे हो तो भागो ना यार। देखो, अगर जैसे वन रियल्टी को अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले कि एकदम से एक पाथ ब्रेकिंग प्रोजेक्ट मुझे मिले, तो मैं वो पाथ ब्रेकिंग प्रोजेक्ट कर रहा हूं, उसके लिए मुझे 16 घंटे काम करना है, और सडनली फिर सदगुरु कह रहा है कि बच्चों को टाइम दो, बीवी को टाइम दो, 8 घंटे बहुत हैं, क्या करोगे इतना पैसा कमा के, तो मेरा स्पीड कम हो जाएगा ना। तो इट इज मोर अबाउट कि आई थिंक कि आपको अपनी जिंदगी के हिसाब से मोटिवेशन चूज करना चाहिए कि मुझे कब क्या सुनना है। आप उसको फॉलो ना करें, मतलब जैसे मैं कृष्णा गुप्ता हूं, अगर मेरा चैनल है यूट्यूब पे, आपको मैं हमेशा ये बोलता हूं कि परसिवरेंस फॉलो करो, प्रोकास्टिनेशन अवॉइड करो। मेरी 2 ही लाइफ के फंडे हैं कि आज का काम आज होना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। 2 काम करते रहो, आपको सक्सेस मिलेगी, ये मेरा थॉट है। अब मैं आपको रोज यही बोलूं, तो आप अगर 100% इसी बात को फॉलो करोगे ना, तो आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज आना शुरू हो जाएंगी। तो हर मोटिवेशनल बुक या मोटिवेशनल स्पीकर की कुछ चीजों को अडॉप्ट करो, रादर देन पूरा उसको अडॉप्ट करो। हाँ, बिकॉज अरे यार स्पीड चल रही है तो चलने देना, फिर क्यों सुनना है सदगुरु को कि भाई साहब मेडिटेट करो, टाइम दो अपने आप को, है ना, अपनी जिंदगी में समय दो। अरे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, 2 साल में उसकी लाइफ बदल जाएगी, फिर कर लेगा रिलैक्स, आज क्यों कर रहे हैं। तो अब वो गलत टाइम पे गलत चीज सुन लोगे और बार बार सुनोगे, तो आपका क्या होता है, उस रास्ते, ऐसा नहीं है ना, कितना भी तेज भागो गाड़ी पे ब्रेक जरूर लगता है। आपको बिल्कुल अभी नया हाईवे बना दिल्ली जयपुर, आप कितना ही बिल्कुल स्मूथ है, पार्क बिल्कुल गाड़ियों की जगह नहीं है, मतलब जगह ही जगह है, मतलब रोड बिल्कुल खाली पड़ा है, फिर भी ब्रेक लगाना पड़ता है। तो आपको जैसे ही ब्रेक लगा, आपको सदगुरु याद आया, मैंने क्यों ये लिया यार रास्ता, मैं आराम से पुराने दिल्ली पे जाता, यहाँ कुछ खाने को मिलता, मैं क्यों माना उसकी बात, मैं क्यों नहीं माना उसकी बात। तो योर मोटिवेशन गोज डाउन, योर स्पीड स्लोज डाउन। तो आई थिंक ओवर फॉलोइंग somebody is also very bad. I'm sorry if because I'm taking some names, they're great people, but then I'm just talking because they're very popular. और मैं गौर गोपाल दास का फैन हूँ पर्सनली, बट नॉट अप टू एन एक्सटेंट कि मैं उन्हीं के बारे में सोचता हूँ। बट येस, देर आर समथिंग जो उनसे सीखनी चाहिए आपको, सदगुरु से सब कुछ चीजें सीखनी चाहिए आपको, बट आपकी हर एस्पेक्ट में वो चीज एप्लीकेबल नहीं है, चाहे वो कृष्णा गुप्ता है, चाहे वो श्रेष्ठ है, कोई भी है। तो आपकी कुछ पार्ट है जिसमें आप उसकी चीज इंप्लीमेंट करो। फैमिली लाइफ है, आप हो सकता है आध्यात्मिक आपको कोई बात करनी है तो हो सकता है जय किशोरी इज बेटर, है ना। सम पीपल आर दीज डेज फॉलोइंग बागेश्वर धाम आल्सो। तो एनी लास्ट मैसेज फ्रॉम योर साइड टू ऑल द व्यूअर्स इस डोमेन के, या फिर एनी डोमेन जो आप उनको बताना चाहते हैं? I just want the listeners to be happy and to save for their future. अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो आपको ज्यादा नहीं, बट मेरा बिलीफ है कि 30% सेव करो। अगर आप 20,000 कमाते हो तो 6,000 सेव करो। मैं अपने हर एग्जीक्यूटिव को हमेशा यही बोलता हूँ कि मे बी योर सैलरी इज 35,000 टुडे, बट उसका 10,000 रुपए तुझे SIP कर ले, कोई घर खरीद ले छोटा सा, 5-7 हजार EMI भर उसकी, थोड़ा सा सेव करो, और 70% सेव मत करो, उसको एंजॉय करो। दोनों चीजों की एक्सट्रीम खराब है। 70% सेव करोगे तो लाइफ नहीं जी पाओगे, 70% 100% अगर खर्च करोगे तो भी दिक्कत है। तो इसको बैलेंस करो, 30-70 रेशो में फॉलो करो, तो आपकी वेल्थ बनेगी। मैं आज भी सेविंग करता हूँ मेरे बिजनेस के अलावा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कल वन रियल्टी को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो माई फैमिली शुड नॉट सफर, आई शुड नॉट सफर। मेरे को कल हिमालय जाके बसना है तो मेरे पास उतने पैसे होने चाहिए। तो वाइजली यूज करो पैसे को, रियल एस्टेट में 100% इन्वेस्ट करो, बट नॉट अपने आप को कष्ट देके। जनरली मैं बहुत सारे मेरे ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, तो मैं मना कर देता हूँ कि अभी आप प्रॉपर्टी लेने की पोजीशन में हो ही नहीं, क्योंकि आपकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, आप बोल रहे हो मैं 70,000 पे EMI बना लेता हूँ, तो आप बच्चों की एजुकेशन भी नहीं करा पाओ।
सो ओवर इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो वेरी बैड. दूसरा, पॉन्जी स्कीम से दूर रहो. आजकल बहुत चल रहा है कि ये बेटिंग ऐप है, ये आपका ऑप्शंस ट्रेडिंग है, फलाना है, ठीकना है. इन सब से दूर रहो. ये सब पॉन्जी है. ये 100% लास्ट में एक की टोपी दूसरे को देती है. तो लास्ट में सब लोग भाग जाएंगे. MLM होता था ना पहले, ये इसका रिप्लेसमेंट है. कि आपको क्या करना है, आपको खुद को लेना है 10, 20, 50 अपने फैमिली के पैसे लेने हैं, उनको देने हैं. आपको वो 50 आदमी आप लाके देते हो, आपके 2 लाख मिल जाते हैं वापस, 50 के डूब जाते हैं. तो ये पॉन्जी स्कीम से दूर रहो, लाइफ को इजीली जियो.